रेगिस्तान के बीच, बहुत भीतर, बहुत दूर एक गांव था। गांव बड़ा नहीं था, पर ऐसा भी नहीं था कि उसे देखकर लगे कि वह छोटा है। वह अपने आप में पूरा था। मिट्टी की दीवारें थीं वहां, खप्पड़ की छतें, दीवारों पर हाथ से पोती गई गीली मिट्टी जो सूरज निकलते ही अपनी सौंधी खुशबू छोड़ देती थी। जब वह खुशबू हवा में फैलती तो ऐसा लगता मानो किसी ने जमीन से प्रार्थना निकालकर आसमान में टांग दी हो। गांव के लोग कहते थे, यह मिट्टी सिर्फ घर नहीं बनाती, यह हमें बांधती है। और सच में वहां हर दीवार में सिर्फ ईंट नहीं थी, हर दीवार में किसी का भरोसा, किसी की मेहनत, किसी का इंतजार छुपा था। सुबह के पहले पहर में, जब सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं होता, गांव के भीतर हलचल शुरू हो जाती थी। कहीं चूल्हे की आंच सुलगती, कहीं पानी के घड़े खनकते, कहीं कोई बच्चा नींद में ही करवट बदलता। रेगिस्तान की सुबह शोर नहीं करती, वह बस मौजूद होती है। और उसी मौजूदगी के बीच गांव की एक गली के आखिरी सिरे पर सरपंच का घर था। वह घर बाकी घरों से अलग नहीं था। वही मिट्टी, वही खप्पड़, वही सादगी। पर उसकी दीवारों के पास खड़े होने पर लोग अक्सर बिना कारण रुक जाते थे, जैसे वहां खड़ी हवा कुछ कह रही हो। सरपंच का नाम था धीरज। लोग उसे सरपंच धीरज नहीं कहते थे, बस कहते थे धीरज है। और इतना कहना ही काफी होता था। धीरज उम्र में बहुत बड़ा नहीं था, पर उसकी आंखों में समय बैठा रहता था। ऐसी आंखें जो जल्दी नहीं बोलती, और जब बोलती तो किसी को ऊंचा या नीचा नहीं करती। उस सुबह भी धीरज बहुत पहले जाग चुका था। वह आंगन में बैठा था, पांव नंगे, मिट्टी ठंडी थी। उसने हथेली से जमीन को छुआ, कुछ पल वहीं रखा, जैसे जमीन की धड़कन सुन रहा हो। उसकी पत्नी मुनिया चूल्हे के पास बैठी थी। वह ज्यादा नहीं बोलती थी, पर जब बोलती तो शब्दों में कोई जल्दबाजी नहीं होती। आज हवा बदली सी है, उसने कहा। धीरज ने सिर उठाया, आसमान की ओर देखा। हाँ, वह बोला, रेगिस्तान भी कभी कभी सांस बदलता है। मुनिया समझ गई। उसने और कुछ नहीं पूछा। इस गांव में सवाल कम पूछे जाते थे, क्योंकि जवाब अक्सर हवा में पहले से तैरते रहते थे। धीरज उठा, लाठी उठाई, घर से बाहर निकला। गली में चलते हुए वह हर घर की ओर नहीं देखता था, पर हर घर उसे देखता था। किसी के दरवाजे पर बैठी बूढ़ी आंखें, किसी छत से झांकती बच्ची की नजर, किसी कुएं के पास खड़ा नौजवान, सब जानते थे, अगर कुछ होगा तो धीरज देख लेगा। दोस्तों, अब आप जरा ये बताइए कि आप यह कहानी किस गांव या शहर से सुन या देख रहे हैं। और अगर अपने नाम पर कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े। और अगर हमारी कहानी आपको थोड़ा सा भी सुकून देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गांव की चौपाल अब भी आधी नींद में थी। चारपाइयां पड़ी थीं, एक कोने में बुझी हुई राख, बीच में खुला आकाश। धीरज चौपाल के बीच बैठ गया, लाठी जमीन पर रखी, आंखें बंद कीं। वह ऐसे नहीं बैठता था जैसे कोई इंतजार कर रहा हो, वह ऐसे बैठता था जैसे कोई सुन रहा हो। कुछ देर बाद पहली आवाज आई, रेत पर पांव घसीटने की। रामू था, गांव का सबसे तेज बोलने वाला आदमी, लेकिन धीरज के सामने वह भी धीरे चलता था। सरपंच रामू ने कहा। पिछली रात धीरज ने आंखें नहीं खोली, बस सिर हल्का सा हिलाया। पश्चिम की ओर से रोशनी दिखी। रामू बोला, जैसी आग जलाने की होती है। अब धीरज ने आंखें खोली। धीरे, कितनी देर? उसने पूछा। बहुत नहीं, रामू बोला, पर इतनी कि डर लग जाए। धीरज कुछ नहीं बोला। उसने बस चौपाल के चारों ओर देखा। अब और लोग आने लगे थे, कोई चुप, कोई फुसफुसाता हुआ। सबकी आंखों में एक ही बात थी, डाकू। इस गांव में डाकू कोई कहानी नहीं थे, वे याद थे। रेगिस्तान में रास्ते लंबे होते हैं और कानून उनसे भी लंबा। डाकू आते थे, कभी रात में, कभी भोर में, कभी कुछ ले जाते, कभी कुछ छोड़ जाते, पर हर बार वे डर छोड़ जाते थे। धीरज जानता था, डर को अगर नाम दे दिया जाए तो वह और बड़ा हो जाता है, इसलिए वह जल्दी कुछ नहीं कहता था। आज दिन जैसा यह, उसने कहा, वैसा ही रहने दो। लेकिन किसी ने कहना चाहा। धीरज ने हाथ उठाया। रेगिस्तान में, वह बोला, जो जल्दी चलता है वह थक कर गिरता है। लोग चुप हो गए। वे जानते थे धीरज डर को टाल नहीं रहा, वह उसे फैलने से रोक रहा है। सूरज अब ऊपर आ चुका था, मिट्टी की दीवारें गर्म होने लगी थीं, खुशबू हवा में गाढ़ी हो रही थी। गांव जाग चुका था, पर उसके भीतर कहीं एक सवाल भी जाग चुका था, डाकू आएंगे या नहीं? धीरज उठा, चौपाल से चला, गांव के बाहर की ओर।
रेगिस्तान की खुली रेत उसके सामने थी, दूर दूर तक फैली। उसने आंखों पर हाथ रखकर दूर देखा। रेत कभी झूठ नहीं बोलती। उस पर जो चलता है वह अपना निशान छोड़ जाता है। धीरज को निशान दिखे, बहुत हल्के, लेकिन थे। वह मुस्कराया नहीं, घबराया भी नहीं। उसने बस इतना सोचा, अब चाल बदलनी होगी। और रेगिस्तान में जो अपनी चाल बदलना जानता है वही बचता है। गांव की हवा अब भी शांत थी, पर उसके भीतर एक कहानी धीरे धीरे आकार ले रही थी, डाकुओं की और एक सरपंच की चतुराई की। यह सिर्फ शुरुआत थी। दोपहर रेगिस्तान में धीरे उतरती है। वह अचानक तेज नहीं होती, वह बस चुपचाप अपने होने का ऐलान करती है। सूरज अब सिर के ऊपर था। मिट्टी की दीवारें गर्म हो चुकी थीं, लेकिन उनके भीतर की ठंडक अब भी बची हुई थी। खप्पड़ों की छतों के नीचे छाया जमा रहती थी, जैसे किसी ने अंधेरे को बचाकर रख छोड़ा हो। गांव के लोग अपने अपने काम में लग गए थे। कोई कुएं से पानी खींच रहा था, कोई चूल्हे के पास बैठा रोटी बेल रहा था, कोई ऊंटों को छांव की ओर हाँक रहा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन यह वही सामान्य था जिसके नीचे अक्सर डर छुपा रहता है। धीरज गांव की सीमा तक आ चुका था। वहां से आगे सिर्फ रेत थी, कोई पेड़ नहीं, कोई दीवार नहीं, सिर्फ खुला फैलाव। उसने झुककर जमीन को देखा। रेत पर पड़े निशान अब सूरज की रोशनी में साफ दिखने लगे थे। ये निशान किसी एक आदमी के नहीं थे, कई पैरों के, हल्के, सधे हुए। ऐसे नहीं जैसे कोई जल्दबाजी में चला हो, ऐसे जैसे चलने वाले जानते हों कि कहाँ पांव रखना है। धीरज ने एक निशान के पास उंगली रखी, रेत को हल्का सा हटाया। नीचे की मिट्टी ठंडी थी। उसने मन ही मन गिनती की, कदमों की दूरी, दिशा, वजन का अंदाजा। डाकू हमेशा शोर से नहीं आते, जो असली होते हैं वे खामोशी से आते हैं। धीरज खड़ा हुआ, पीछे मुड़ा, गांव की ओर देखा। गांव अब पूरा जाग चुका था। बच्चों की आवाजें थीं, हंसी भी, लेकिन वह हंसी हल्की थी, जैसे किसी ने उसे पूरी तरह खुलने नहीं दिया हो। धीरज को याद आया वह दिन जब उसे सरपंच चुना गया था। वह कोई उत्सव नहीं था, कोई ढोल नहीं बजे थे, कोई मिठाई नहीं बंटी थी। बस एक रात थी और एक समस्या। उस रात भी डाकू आए थे, सीधे नहीं। वे गांव के बाहर रुके थे, जैसे जांच रहे हों। गांव वाले घबरा गए थे। कुछ ने कहा था भाग चलो, कुछ ने कहा था जो मांगे दे दो। धीरज तब भी चुप रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा था, अगर हम डर दिखाएंगे तो वे बार बार आएंगे। उस रात उसने गांव के सभी चूल्हे बुझवा दिए थे। किसी घर से रोशनी नहीं निकलने दी थी, और गांव के बाहर कुछ दूरी पर उसने आग जला दी थी। डाकुओं ने सोचा गांव वहां है, वे उधर गए, और जब तक समझ पाते सुबह हो चुकी थी। उस दिन के बाद किसी ने सरपंच के लिए नाम नहीं लिया। बस सबकी नजरें धीरज पर टिक गई थीं। आज वही नजरें फिर से टिकने वाली थीं। धीरज गांव लौटा, चौपाल की ओर। अब वहां लोग बैठे थे, कोई हुक्का नहीं, कोई हंसी नहीं। निशान है, धीरज ने कहा, बस इतना। एक और शब्द की जरूरत नहीं थी। किसी की सांस तेज हो गई, किसी ने पगड़ी ठीक की, किसी ने जमीन की ओर देखा। आज नहीं आएंगे, धीरज बोला। लोगों ने सिर उठाया, लेकिन आएंगे, वह फिर बोला। उसकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। आज रात, किसी ने पूछा। धीरज ने सिर हिलाया। नहीं, वह बोला, वे इंतजार करेंगे। किसका? हमारा, धीरज ने कहा। गांव में खामोशी फैल गई, ऐसी खामोशी जो भारी होती है। धीरज ने लाठी उठाई, चौपाल के बीच से चला, और चलते चलते बोला, आज सब वैसा ही करेंगे जैसा रोज करते हैं। कोई पहरा नहीं? किसी ने पूछा। होगा, धीरज बोला, लेकिन दिखेगा नहीं। उसने हर घर की ओर देखा। जो डर छुपा लेता है, वह बोला, वह आधी लड़ाई जीत लेता है। शाम धीरे उतरी, रेत का रंग बदलने लगा, हवा ठंडी होने लगी। गांव में दिए जले, चूल्हे सुलगे, सब कुछ सामान्य था, लेकिन हर दिया थोड़ा धीमा था, हर आवाज थोड़ी नपी हुई। रेगिस्तान दूर से सब देख रहा था, और कहीं बहुत भीतर डाकू भी। रेगिस्तान की रात कभी अचानक नहीं उतरती। वह दिन की गर्म सांसों को पहले शांत करती है, फिर धीरे धीरे अंधेरे को जमीन पर बिछाती है। सूरज ढल चुका था, लेकिन उसकी गर्मी अभी रेत में बची हुई थी। गांव की मिट्टी की दीवारें अब धीरे धीरे ठंडी होने लगी थीं। खप्पड़ की छतों के नीचे हवा का बहाव बदल गया था। यह वही समय था जब दिन और रात के बीच कुछ भी साफ नहीं होता, बस एक लंबा सांस लेने जैसा पल होता है। गांव में दिए जले थे, पर वे रोशनी के लिए नहीं थे, वे आदत के लिए थे। हर घर में बस उतनी ही लौ जितनी रोज होती थी, न ज्यादा न कम।
धीरज अपने घर में नहीं बैठा था, वह गांव के भीतर घूम रहा था। ऐसे नहीं जैसे कोई निगरानी कर रहा हो, बल्कि ऐसे जैसे कोई अपनी जमीन को महसूस कर रहा हो। वह एक एक गली से गुजरा, हर मोड़ पर रुकता, कभी दीवार छूता, कभी खप्पड़ की छाया देखता। उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, पर रुकावट भी नहीं। कुछ बच्चे आज जल्दी सो गए थे, कुछ नहीं सो पाए थे। एक घर के बाहर एक बूढ़ा बैठा था, हाथ में लाठी, आंखें सामने। धीरज उसके पास रुका। आज नींद नहीं आएगी? धीरज ने पूछा। बूढ़े ने बिना देखे कहा, नींद डर से नहीं जाती सरपंच, नींद इंतजार से जाती है। धीरज ने सिर हिलाया। वह आगे बढ़ गया। रेगिस्तान की हवा अब ठंडी हो चली थी। रेत की ऊपरी परत धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, लेकिन नीचे अब भी दिन की गर्मी थी। ये वही समय होता है जब पांव रखने वाले अगर ध्यान न दें तो अपना निशान छोड़ जाते हैं। गांव के बाहर कोई पहरा दिखाई नहीं देता था, कोई मशाल नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन धीरज जानता था जो दिखता नहीं वही अक्सर सबसे ज्यादा देख रहा होता है। उसने सुबह ही कुछ लड़कों को समझा दिया था, किसी को रात में खुले में नहीं आना था, किसी को भी अपनी जगह बदलनी नहीं थी। गांव की सबसे पुरानी दीवार के पीछे 3 आदमी बैठे थे। वे बातें नहीं कर रहे थे, बस सुन रहे थे। रेगिस्तान की आवाजें धीरे धीरे उभरने लगी थीं। दूर कहीं कोई जानवर चला, कहीं रेत खिसकी, कहीं हवा ने दिशा बदली। ये आवाजें डरावनी नहीं होती। डर तब आता है जब ये अचानक रुक जाए। और फिर एक पल आया जब हवा रुक गई। धीरज ने कदम रोक लिया। यह रुकना सामान्य नहीं था। उसने आंखें बंद कीं, सिर्फ सुनने के लिए। बहुत दूर रेत पर किसी चीज के सरकने की आवाज थी, बहुत हल्की पर लय में। एक नहीं। डाकू अक्सर सीधे नहीं आते, वे पहले घूमते हैं, हवा को परखते हैं, गांव की सांस सुनते हैं। धीरज ने दिए की लौ की ओर देखा। वह कांप रही थी, पर बुझ नहीं रही थी। उसने मन ही मन कहा, ठीक है। वह धीरे धीरे चौपाल की ओर बढ़ा। वहां कोई नहीं था। खुला आकाश, नीचे ठंडी मिट्टी। उसने चारपाई को एक ओर खिसकाया, बीच में खाली जगह छोड़ी। यह खाली जगह सिर्फ जगह नहीं थी, यह संकेत था। रेगिस्तान में जो चीज असामान्य होती है वही सबसे पहले दिखाई देती है। डाकू दूर से गांव देख रहे थे। उन्हें वही दिख रहा था जो वे देखना चाहते थे, एक सामान्य रात। कोई पहरा नहीं, कोई तैयारी नहीं। एक ने कहा, आज लोग डरे नहीं लगते। दूसरा बोला, डर हमेशा दिखता नहीं। वे रुके, इंतजार किया। धीरज भी रुका था, पर उसका इंतजार अलग था। वह समय का इंतजार कर रहा था, उस पल का जब डर हाथ से निकल जाता है। रात और गहरी हो गई, तारे साफ दिखने लगे। रेगिस्तान अब ठंडा होने लगा था, और तभी एक पत्थर दीवार से टकराया, बहुत हल्के से। यह आवाज पूरे गांव ने सुनी, लेकिन किसी ने हिला नहीं। यह वही था जो धीरज चाहता था। डाकू समझ नहीं पाए यह चूक थी या जाल, और यहीं से सरपंच की चतुराई धीरे धीरे अपनी परतें खोलने वाली थी। यह रात लंबी होने वाली थी, और रेगिस्तान सब देख रहा था। भाग 4 खामोशी के भीतर पत्थर दीवार से टकराकर रेत पर गिर चुका था। आवाज बहुत छोटी थी, लेकिन उसका असर गांव के भीतर दूर तक चला गया। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, किसी ने आवाज नहीं की। यह चुप्पी डर की नहीं थी, यह सिखाई हुई चुप्पी थी। धीरज चौपाल के पास अब भी खड़ा था। उसका शरीर स्थिर था, लेकिन मन पूरा जागा हुआ। उसने अपनी सांसों को धीमा रखा। रेगिस्तान में सांस भी आवाज बन जाती है। गांव के भीतर हर आदमी अपनी जगह पर था। कोई छत के नीचे, कोई दीवार से सटा, कोई जमीन पर लेटा हुआ, आंखें बंद किए पर कान खुले। डाकुओं ने दूसरा पत्थर नहीं फेंका। वे अक्सर ऐसा करते थे, पहली आवाज से गांव की नब्ज टटोलते थे। अगर कोई बाहर निकलता तो समझ जाते डर जीत गया है, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ। रेगिस्तान ने अपनी आवाजें फिर से शुरू कर दी। हवा चली, रेत खिसकी, दूर कहीं कोई जानवर चला। डाकू एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अंधेरे में चेहरे साफ नहीं दिखते, लेकिन शक दिखता है। कुछ गड़बड़ है, एक ने कहा। दूसरे ने जमीन को देखा। नहीं, वह बोला, गांव सो रहा है। धीरज जानता था यही सबसे खतरनाक पल होता, जब दुश्मन अपने ही अंदाजे पर भरोसा करने लगता है। उसने हाथ उठाया। दीवार के पीछे बैठे लोगों के लिए यह इशारा था। कोई हिला नहीं, बस सुनना, और गहरा हो गया। गांव के उत्तर की ओर एक पुरानी टूटी दीवार थी। वहां से अक्सर जानवर आ जाते थे। डाकू भी यही रास्ता चुनते थे। आज भी उनकी परछाइयां वहीं से खिसकने लगीं। धीरज ने अपनी लाठी जमीन पर टिका दी। उसने आंखें बंद कीं। बस एक पल,
फिर उसने धीमे से रेत पर लाठी घसीटी। यह आवाज जानबूझकर थी, बहुत हल्की पर असामान्य। डाकू रुक गए। सुना, एक ने फुसफुसाया। हवा होगी, दूसरे ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास कम था। धीरज ने लाठी फिर नहीं घसीटी। वह जानता था डर को पूरा नहीं देना होता, बस अधूरा छोड़ देना होता है। गांव के भीतर एक बच्चा करवट बदलकर फिर सो गया। एक बूढ़े ने अपनी चादर कस ली। सब कुछ सामान्य ही रहा। डाकू अब आगे बढ़े। एक एक कदम, रेत पर पांव हल्के, लेकिन रेगिस्तान सब दर्ज कर रहा था। धीरज को पता था वे अभी भीतर नहीं आएंगे, वे आज बस माप रहे हैं। रात और गहरी हो गई। चांद अब ऊपर आ चुका था। उसकी रोशनी इतनी थी कि परछाइयां लंबी दिखें। डाकू रुके। एक ने कहा, आज नहीं। दूसरे ने सहमति में सिर हिलाया। वे पीछे हटने लगे, जैसे आए थे वैसे ही, बिना शोर, बिना जल्दबाजी। धीरज ने आंखें खोलीं। उसने दिए की लौ को देखा। वह अब स्थिर थी। रात का पहला दौर यहीं खत्म हुआ था, लेकिन कहानी अभी नहीं। धीरज जानता था डाकू पहली बार में कभी पूरा खेल नहीं खेलते। वे वापस आएंगे और अगली बार वे ज्यादा पास होंगे। रेगिस्तान अब फिर से सांस ले रहा था। गांव अब भी खड़ा था और सरपंच अब भी एक कदम आगे सोच रहा था। सुबह रेगिस्तान में हमेशा रात के बाद आती है, लेकिन रात को पूरी तरह छोड़े बिना। पहले हवा चलती है, बहुत हल्की, जैसे किसी ने सोते हुए करवट बदली हो। फिर रेत पर जमी ठंडक धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। रेत सांस लेने लगती है। गांव की मिट्टी की दीवारें अब भी ठंडी थीं, पर उनमें दिन के लौटने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। धीरज पूरी रात सोया नहीं था, पर वह जागता भी नहीं रहा था। वह बस मौजूद था। सुबह की पहली रोशनी जब खप्पड़ की छतों से टकराई तो उसने अपनी लाठी उठाई। गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं था, पर कुछ लोग पहले ही बाहर आ चुके थे। उनकी आंखों में सवाल थे, पर मुंह बंद थे। धीरज ने किसी को रोका नहीं, किसी को बुलाया नहीं। वह सीधा गांव की सीमा की ओर चला। रेत अब साफ दिख रही थी। रात के सारे निशान अब दिन के सामने थे। पैरों के निशान, रुकने के निशान, मुड़ने के निशान। धीरज हर निशान के पास रुका, झुका, छुआ नहीं, सिर्फ देखा। ये निशान बताते थे कि डाकू आए थे और लौट भी गए थे। गांव के कुछ लोग धीरे धीरे पास आ गए। कोई बोला नहीं, बस देखते रहे। धीरज खड़ा हुआ। आज कोई नुकसान नहीं हुआ, उसने कहा। किसी ने राहत की सांस ली, किसी ने सिर झुका लिया, पर धीरज ने आगे कहा, आज से वे हमें अलग नजर से देखेंगे। अब लोगों ने उसकी ओर देखा, क्योंकि वह बोला। डर दिखाया नहीं गया। रेगिस्तान में जो चीज उम्मीद से अलग होती है, वही याद रखी जाती है। गांव लौटते हुए धीरज ने देखा चूल्हे जल चुके थे, रोटियां बन रही थीं, बच्चे बाहर निकल आए थे। सब कुछ जैसा रोज होता था, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। लोग अब एक दूसरे को ध्यान से देख रहे थे, जैसे कल तक जो सिर्फ पड़ोसी था, आज साथी बन गया हो। चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। कोई हुक्का भरा गया, धुआं उठा। धीरज बीच में बैठा। आज, उसने कहा, कोई चर्चा नहीं होगी। लोग चौंके। आज हम वही करेंगे जो रोज करते हैं। लेकिन डाकू, किसी ने कहना चाहा। धीरज ने धीमे से सिर हिलाया। डाकू, वह बोला। तभी ताकतवर होते हैं जब हम उन्हें अपने दिन का हिस्सा बना लेते हैं। यह बात सीधी नहीं थी, पर गहरी थी। दिन चढ़ता गया। रेगिस्तान फिर से चमकने लगा। हवा गर्म हो गई। दूर कहीं ऊंटों की घंटियां बजीं। धीरज अपने घर लौटा। मुनिया आंगन में बैठी थी, आटा गूंथते हुए। रात निकल गई, उसने कहा। धीरज ने सिर हिलाया। पर आई फिर आएगी, मुनिया बोली। धीरज मुस्कराया नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर कठोरता भी नहीं थी। आएगी, वह बोला, पर अब हम जानते हैं कि वे कैसे सोचते हैं। दोपहर धीरे धीरे उतरी। गांव फिर अपनी लय में आ गया, लेकिन रेत पर पड़े निशान अब भी वहां थे। कोई उन्हें मिटा नहीं रहा था, क्योंकि धीरज चाहता था लोग उन्हें देखें। डर के लिए नहीं, समझ के लिए। शाम तक एक बात साफ हो चुकी थी। यह सिर्फ एक रात नहीं थी, यह शुरुआत थी। डाकू अब लौटेंगे, और अगली बार वे सिर्फ देखने नहीं आएंगे। रेगिस्तान अब भी चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी में कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रेगिस्तान में हर आग दिखाई नहीं देती। कुछ आगें रेत के भीतर सुलगती रहती हैं। धुआं नहीं उठता, पर गर्मी बनी रहती है। डाकुओं का डेरा गांव से बहुत दूर नहीं था, पर इतना दूर था कि कोई उसे यूं ही देख न सके। वे एक सूखी नदी के मोड़ पर रुके थे, जहां कभी पानी बहा करता था, और अब सिर्फ उसकी याद बची थी। वहां रेत कुछ अलग थी, थोड़ी सख्त, थोड़ी गहरी। डाकू आग के पास बैठे थे।
आग बड़ी नहीं थी, बस उतनी कि हाथ गर्म हो जाए। रेगिस्तान में जो आग बहुत जलती है वह रास्ता दिखा देती है। उनमें से एक सबसे बुजुर्ग था। उसकी आंखों में अनुभव था और आवाज में जल्दबाजी नहीं। गांव आसान नहीं है, उसने कहा। दूसरा रेत में लकड़ी घसीटते हुए बोला। पर खाली भी नहीं है। तीसरा चुप था। वह सबसे नया था। उसकी आंखों में उत्सुकता थी पर डर भी। सरपंच बुजुर्ग ने कहा, अलग है। कैसा? किसी ने पूछा। जो डर को दिखाता नहीं, वह बोला। वही सबसे मुश्किल होता है। आग थोड़ी तेज हुई, लकड़ी चटकी। कल रात एक ने कहा, कुछ गलत था। हाँ, बुजुर्ग बोला, सब कुछ सही होते हुए भी गलत था। वे समझ गए थे गांव जाग रहा था, पर दिखा नहीं। डाकू अक्सर गांव नहीं देखते, वे आदमी देखते हैं। और उस रात उन्हें आदमी नहीं दिखे, बस एक सोच दिखी। अब क्या? नए ने पूछा। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहा। अब उसने कहा, हम उन्हें बोलने पर मजबूर करेंगे। रेगिस्तान में जो बोल पड़ता है वही हारता है। उधर गांव में दिन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। धीरज छत पर बैठा था, सूरज को डूबते देख रहा था। रेत फिर से ठंडी हो रही थी, हवा अपनी दिशा बदल रही थी। मुनिया नीचे दिया जला रही थी। आज चुप्पी अलग है, उसने कहा। धीरज ने सिर हिलाया। वे सोच रहे हैं, वह बोला। सोच अच्छी है, मुनिया ने कहा, बात करने से बेहतर। धीरज नीचे उतरा। गांव की गलियां फिर से वही थीं, लेकिन अब हर आदमी थोड़ा ज्यादा जागा हुआ था। धीरज ने किसी को इकट्ठा नहीं किया, कोई सभा नहीं, कोई घोषणा नहीं। उसने बस एक घर के पास थोड़ी देर रुकना शुरू किया। कुछ नहीं बोला, बस देखा। लोग समझ गए यह नजर पूछ नहीं रही, यह भरोसा दे रही है। रात फिर उतरने लगी, लेकिन यह रात कल जैसी नहीं थी। यह रात ज्यादा साफ थी, तारे ज्यादा थे, चांद ज्यादा चमक रहा था। रेगिस्तान खुला हुआ था, और खुला रेगिस्तान छुपने नहीं देता। डाकू यह भी जानते थे, इसलिए वे उस रात नहीं आए। उन्होंने दूरी से देखा। गांव जैसा का तैसा था, कोई तैयारी नहीं, कोई पहरा नहीं, और यही सबसे परेशान करने वाली बात थी। धीरज अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटा था, आंखें खुली। उसने आसमान देखा। तारे उसे डर नहीं देते थे, वे उसे याद दिलाते थे सब कुछ हमेशा से बड़ा है, और इंसान उसी बड़ेपन में अपनी छोटी छोटी चालें चलता है। यह रात बिना घटना के गुजर गई, लेकिन दोनों ओर एक बात साफ थी। अब यह सिर्फ इंतजार नहीं था, यह समझ की लड़ाई बन चुकी थी। रेगिस्तान में कमजोरी अक्सर चीजों में नहीं होती, यादों में होती है। डाकू यह जानते थे। वे जानते थे कि जिस गांव के पास पानी की कहानी होती है, वहीं से डर को रास्ता मिलता है। उस रात वे डेरों में नहीं बैठे, आग भी नहीं जलाई। वे चल रहे थे, धीरे, बिना आवाज, सूखी नदी की धार के साथ साथ। वह नदी अब पानी नहीं बहाती थी, पर उसकी मिट्टी अब भी जानती थी कि पानी कैसे चलता है। डाकू रेत नहीं देखते थे, वे मिट्टी पढ़ते थे। एक ने झुककर हाथ से जमीन को छुआ। यहीं से, उसने कहा। क्या? दूसरे ने पूछा। याद? वह बोला, यहीं से निकलती है। गांव में सिर्फ एक कुआं था जो साल भर चलता था, बाकी सब मौसम के भरोसे थे। लोग उसी कुएं को जीवन कहते थे, और जीवन अगर एक जगह बंध जाए तो डर उसी जगह जन्म लेता है। धीरज सुबह बहुत पहले उठ गया था। वह कुएं के पास पहुंचा जब वहां कोई नहीं था। उसने कुएं की मुंडेर को छुआ, पत्थर ठंडा था। उसने अंदर झांका, पानी अब भी साफ था, लेकिन धीरज जानता था डाकू पानी नहीं चुराते, वे पानी की आशंका छोड़ जाते हैं। वह वापस मुड़ा, गांव की ओर। रास्ते में उसने देखा कुछ औरतें आपस में धीमे धीमे बात कर रही थीं। वह रुका, कोई चुप नहीं हुई, पर आवाज अपने आप नीची हो गई। पानी कम हो गया क्या? धीरज ने पूछा। एक ने कहा, नहीं। दूसरी ने कहा, पर अगर धीरज ने वाक्य पूरा नहीं होने दिया, अगर को पानी से दूर रखो, वह बोला। उस दिन धीरज ने एक अजीब काम किया। उसने कुएं से पानी ज्यादा भरवाया, घड़ों में, मटकों में, जो भी जहां रख सकता था। कोई वजह नहीं बताई, लोगों ने पूछा भी नहीं। डाकू दूर से देख रहे थे। अब क्या कर रहा है? नए ने पूछा। बुजुर्ग चुप रहा, फिर बोला, वह हमारी चाल पहले से काट रहा है। रात फिर उतरी, लेकिन इस बार रेगिस्तान थोड़ा बेचैन था। हवा रुक रुक कर चल रही थी। डाकू आज पास आए, बहुत पास, कुएं की दूरी तक। वहां कोई पहरा नहीं था, पर कुएं के पास पानी नहीं था। मुंडेर सूखी थी, घड़े घरों में थे। डाकू रुके, अंदर ले गए। एक ने कहा, डर नहीं दिखाया। बुजुर्ग बोला, समझ दिखा दी। डाकू वापस मुड़ गए। रेगिस्तान उनके पीछे फिर से चुप हो गया। सुबह गांव जागा, कुएं पर भीड़ नहीं थी, सबके पास पानी था।
धीरज चौपाल पर बैठा था। किसी ने पूछा, यह सब क्यों? धीरज ने धीरे से कहा, डर तभी पैदा होता है जब हमें लगता है कि कल खत्म हो सकता है। उसने कुएं की ओर देखा। आज कल को आज में ले आओ। गांव समझ गया, डाकू भी। अब खेल बदल चुका था। यह अब सिर्फ रात की लड़ाई नहीं थी, यह सोच की लड़ाई थी। और धीरज इस लड़ाई में रेगिस्तान को अपने साथ कर चुका था। रेगिस्तान में हर रेखा दिखाई नहीं देती, कुछ रेखाएं मन में खींचती हैं। डाकू अब यह समझ चुके थे कि यह गांव डर से नहीं चलता, यह भरोसे से चलता है, और भरोसा तोड़ना सबसे कठिन काम होता है। उस सुबह हवा कुछ अलग थी। रेत के कण ज्यादा उड़ नहीं रहे थे, जैसे वे भी कुछ सुनना चाह रहे हों। धीरज अपने घर के बाहर खड़ा था। उसकी नजर दूर तक जाती थी, पर रुकी गांव के भीतर ही थी। आज वह पहली बार लोगों को काम से ज्यादा चलते हुए देख रहा था। कोई एक घर से दूसरे घर जा रहा था, कोई बिना वजह चौपाल तक आ रहा था। यह बेचैनी नहीं थी, यह सतर्कता थी। डाकू आज रात सिर्फ देखने नहीं आने वाले थे, वे कुछ छोड़ने वाले थे। धीरज यह जानता था। दोपहर के बाद एक ऊंट गांव की ओर आता दिखा, अकेला। उसकी चाल थकी हुई थी, गर्दन झुकी हुई। गांव के बाहर वह रुक गया। धीरज खुद आगे बढ़ा। ऊंट के गले में एक कपड़ा बंधा था, साफ नहीं, पर नया भी नहीं। धीरज ने कपड़ा खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक गांठ। डाकू अक्सर ऐसे ही बात शुरू करते हैं। वे चीज नहीं देते, वे संकेत देते हैं। धीरज ने ऊंट को पानी पिलाया, फिर उसे खुला छोड़ दिया। गांव वाले सब देख रहे थे। किसी ने पूछा, यह क्या था? धीरज ने कहा, यह एक सवाल था। और जवाब? धीरज ने आसमान की ओर देखा। जवाब हम देंगे, वह बोला, पर बिना शब्दों के। शाम धीरे धीरे उतरी। आज दिए थोड़े ज्यादा थे, पर रोशनी वैसी ही थी। किसी ने जानबूझकर एक दिया गांव की सीमा के पास रखा, अकेला। डाकू दूर से इसे देख रहे थे। यह न्योता है, नए ने कहा। बुजुर्ग चुप रहा। नहीं, उसने कहा, यह भरोसे की रेखा है। रात गहरी हुई। डाकू उस दिए तक आए। उन्होंने उसे बुझाया नहीं, उठाया नहीं, बस देखा और पीछे हट गए। धीरज छत पर बैठा था। उसने सब देखा, उसने कुछ नहीं बदला। सुबह गांव जागा। दिया अब भी वहीं था, बुझा हुआ, पर टूटा नहीं। धीरज ने उसे उठाया, चौपाल के बीच रख दिया। याद रखो, वह बोला, डर हमसे कुछ छीनता है, भरोसा हमें खुला छोड़ता है। गांव समझ रहा था, डाकू भी। अब अगली चाल सिर्फ रात की नहीं होगी, वह दिन के उजाले में खेली जाएगी। और यही डाकुओं को सबसे ज्यादा असहज करने वाला था। रेगिस्तान में सबसे बड़ा कदम वह होता है जो बिना शोर के अंदर रख दिया जाए। डाकू यह समझ चुके थे कि बाहर से डर दिखाना इस गांव पर काम नहीं कर रहा। रेत पर निशान छोड़ना, आग की रोशनी दिखाना, पत्थर फेंकना, सब व्यर्थ जा चुका था। अब उन्हें अंदर जाना था, लेकिन हथियार लेकर नहीं, डर लेकर नहीं, आदमी लेकर। सुबह गांव अपनी लय में जागा। वही चूल्हे, वही पानी के घड़े, वही बच्चों की आवाजें। लेकिन आज एक चेहरा नया था। वह आदमी दोपहर के समय गांव में आया, न ऊंट के साथ, न घोड़े पर, पैदल। कपड़े धूल से भरे थे, पैरों में थकान साफ दिखती थी। उसने गांव की सीमा पर रुककर चारों ओर देखा, फिर धीरे धीरे भीतर चला आया। कोई नहीं रुका उसे, कोई नहीं टोका। रेगिस्तान में जो आदमी डरता हुआ नहीं चलता, वह या तो बेहद मासूम होता है या बेहद चालाक। धीरज चौपाल पर बैठा था। उसकी नजर उस आदमी पर पहली ही सांस में पड़ गई, पर उसने बुलाया नहीं, न उठकर गया। वह आदमी कुएं के पास पहुंचा, पानी मांगा। एक औरत ने घड़ा आगे कर दिया। उसने पानी पिया, धीरे, जैसे हर घूंट गिन रहा हो। फिर वह चौपाल की ओर आया। धीरज अब भी बैठा था। मैं रास्ता भटक गया हूं, आदमी ने कहा। धीरज ने सिर उठाया। रेगिस्तान में, वह बोला, जो भटकता है वह खुद को ढूंढ रहा होता है। आदमी एक पल चुप रहा। उसने इधर उधर देखा। मैं रात यहीं रुक सकता हूं? उसने पूछा। धीरज ने बिना सोचे कहा, रुक जाओ। कोई सवाल नहीं, कोई जांच नहीं। यह बात डाकुओं तक पहुंची। वे दूर से देख रहे थे। इतनी आसानी? नए ने पूछा। बुजुर्ग ने आग में लकड़ी डाली। नहीं, वह बोला, इतनी समझ। रात धीरे उतरी। वह आदमी एक घर के बाहर चारपाई पर लेटा। गांव वैसा ही था जैसा हर रात, लेकिन आज कई आंखें उस आदमी पर थीं, और वह आदमी यह जानता था। आधी रात के बाद वह उठा, बहुत धीरे। उसने चारों ओर देखा, कदम बाहर रखे। रेत उसके पांव के नीचे हल्की सी आवाज कर गई, और उसी पल धीरज अंधेरे से बोला, इतनी जल्दी नींद खुल गई? आदमी चौंका। वह मुड़ा। धीरज दीवार के पास खड़ा था।
हाथ में लाठी नहीं, बस आवाज। मैं पानी देखने आया था, आदमी बोला। धीरज मुस्कराया नहीं। पानी, वह बोला, दिन में देखा जाता है, रात में नियत। आदमी कुछ नहीं बोला। धीरज ने आगे कहा, तुम डाकू नहीं हो। आदमी और सख्त हो गया। डाकू हथियार लेकर आते हैं, तुम डर लेकर आए हो। आदमी नीचे बैठ गया। बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने सिर उठाया। वे जानना चाहते हैं, उसने कहा, कि तुम कब टूटोगे। धीरज ने आकाश की ओर देखा। रेगिस्तान में, वह बोला, जो टूटता है वह पहले से खोखला होता है। आदमी सुबह तक उसी जगह बैठा रहा। सुबह जब गांव जागा, वह वहां नहीं था। सिर्फ रेत पर कुछ निशान थे। धीरज ने उन्हें देखा और समझ गया, अब डाकू खुद सामने आने वाले हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी चाल देख ली गई थी। रेगिस्तान में जब दो रास्ते मिलते हैं तो वहां कोई शोर नहीं होता, बस हवा थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। सुबह उस दिन कुछ ज्यादा साफ थी। आसमान में बादल नहीं थे, रेत चमक रही थी। गांव अपने काम में लगा था, लेकिन भीतर एक इंतजार चल रहा था। धीरज चौपाल पर नहीं बैठा था, वह गांव की सीमा के पास खड़ा था। ऐसे खड़ा जैसे किसी का रास्ता रोक नहीं रहा हो, बस उसे पहचान रहा हो। दोपहर के करीब रेत पर कुछ परछाइयां उभरी, पहले धुंधली, फिर स्पष्ट। 3 आदमी धीरे धीरे गांव की ओर आ रहे थे। न हथियार चमक रहे थे, न आवाज थी। उनकी चाल सीधी थी, न झुकी हुई, न उछली हुई। गांव वालों ने उन्हें देखा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। यह भी धीरज की सीख थी, जो सामने आए उसे भीतर आने दो। तीनों आदमी गांव की सीमा पर रुके। सबसे आगे वही बुजुर्ग था जिसकी आंखों में रेगिस्तान बसता था। उसने धीरज की ओर देखा। धीरज उसी जगह खड़ा रहा। दोनों के बीच कुछ दूरी थी, पर उससे ज्यादा कुछ समझ। हम बात करना चाहते हैं, बुजुर्ग ने कहा। बात, धीरज बोला, रात में नहीं होती। तो? दूसरे ने पूछा। तो दिन में बैठो, धीरज ने कहा, छाया में। उसने चौपाल की ओर इशारा किया। ये इशारा न न्योता था न चुनौती, बस सामान्य। डाकू एक पल रुके, फिर आगे बढ़े। गांव के भीतर पहली बार डाकू दिन के उजाले में आए थे। लोग अपने काम में लगे रहे। कोई भागा नहीं, कोई छुपा नहीं। चौपाल पर चारपाइयां थीं, एक दिया अब भी बीच में रखा था। धीरज बैठ गया, डाकू भी। कुछ पल कोई नहीं बोला। हवा हल्की सी चली। बुजुर्ग ने चुप्पी तोड़ी। हम लूटने नहीं आए, उसने कहा। धीरज ने सिर हिलाया। तभी तो आए हो, वह बोला। दूसरे डाकू ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? धीरज ने आसपास देखा। मिट्टी की दीवारें, खप्पड़ की छतें, बच्चों की आवाजें। डर, वह बोला, घर में पैदा होता है, और घर हमने मिलकर बनाया है। बुजुर्ग थोड़ा आगे झुका। हम तुम्हें छोड़ देंगे, उसने कहा, अगर तुम हमें रास्ता दे दो। धीरज ने रेत उठाई, हथेली में ली, फिर नीचे गिरा दी। रेगिस्तान में, वह बोला, रास्ते दिए नहीं जाते, वे चलने से बनते हैं। और अगर हम जोर से चलें? नए ने पूछा। धीरज ने उसकी ओर देखा। तो रेत और गहरी धंसती है। कुछ पल, फिर चुप्पी। यह चुप्पी अब भारी नहीं थी, यह सोचने की चुप्पी थी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। तुम हमसे क्या चाहते हो? उसने पूछा। धीरज ने बिना रुके कहा, कुछ नहीं। तीनों चौंके। जो कुछ मांगता है, धीरज बोला, वह कमजोरी दिखाता है। बुजुर्ग धीरे धीरे मुस्कराया। तुम अलग हो, उसने कहा। नहीं, धीरज बोला, मैं अपने गांव जैसा हूं। सूरज अब बीच में था। डाकू उठे। हम वापस आएंगे, बुजुर्ग ने कहा। धीरज ने सिर हिलाया। रेगिस्तान में सब वापस आते हैं, वह बोला। सवाल यह है कि वे कैसे लौटते हैं। तीनों गांव से उसी शांति से निकल गए जिससे आए थे। गांव अब भी खड़ा था, पर अब एक बात साफ थी, यह लड़ाई अब हथियारों की नहीं थी, यह इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। और इज्जत रेगिस्तान में सबसे भारी चीज होती है। रेगिस्तान में ना कहना आवाज से नहीं होता, वह ठहराव से कहा जाता है। डाकू 2 दिन तक वापस नहीं आए। यह उनके तरीके का हिस्सा था। वे जानते थे इंतजार दिमाग को थकाता है। गांव इस दौरान अपने काम में लगा रहा। खेत नहीं थे, पर काम थे। मिट्टी को ठीक करना, खप्पड़ों को कसना, कुएं के पास नाली साफ करना। धीरज इन सब में खुद शामिल था। वह किसी को निर्देश नहीं दे रहा था, बस जहां जरूरत थी वहां हाथ लगा रहा था। लोग यह देख रहे थे, और डाकू भी। तीसरे दिन दोपहर से पहले एक परछाई फिर रेत पर उभरी। इस बार वे 3 नहीं थे, 5 थे, बिना हथियार दिखाए, पर चाल में वजन था। धीरज फिर गांव की सीमा पर खड़ा था। इस बार वह चौपाल नहीं ले गया, वह वहीं रुक गया। बुजुर्ग आगे आया। हम एक बात लेकर आए हैं, उसने कहा। धीरज ने सिर हिलाया। कहो, वह बोला।
हम तुम्हारे गांव को छोड़ देंगे, बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम हमें हर महीने पानी और अनाज दे दिया करो। हवा हल्की सी चली। गांव के भीतर किसी ने सांस रोकी। धीरज कुछ पल चुप रहा। उसने कुएं की ओर देखा, फिर मिट्टी की दीवारों की ओर, फिर रेत की ओर। नहीं, उसने कहा, बस इतना। कोई गुस्सा नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं, सिर्फ एक शब्द। बुजुर्ग ने आंखें सिकोड़ लीं। सोच लो, उसने कहा, यह सबसे आसान रास्ता है। धीरज ने रेत उठाई, हथेली में रखी। आसान? वह बोला, हमारे यहां लंबा नहीं चलता। एक डाकू आगे बढ़ा, तुम अपने लोगों को मुसीबत में डाल रहे हो। धीरज ने उसकी आंखों में देखा। मुसीबत? वह बोला, वह होती है जिसे हम रोज ढोते हैं और अपना समझ लेते हैं। उसने हथेली की रेत जमीन पर छोड़ दी। अगर आज दे दिया, वह बोला, तो कल और दोगे। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहा, फिर पीछे मुड़ा। हम फिर मिलेंगे, उसने कहा। धीरज ने सिर हिलाया। रेगिस्तान में, वह बोला, जो बार बार मिलता है वह या तो दोस्त बनता है या खत्म हो जाता है। डाकू लौट गए। गांव अब भी खड़ा था, लेकिन अब डर थोड़ा हिला था। शाम को लोग अपने अपने घरों से बाहर आए। कोई बोला नहीं, पर सब धीरज के पास आए। वह चौपाल पर बैठा। आज तुमने ना कहा, एक बूढ़े ने कहा। धीरज ने सिर हिलाया। ना, वह बोला, हमेशा आवाज नहीं मांगती, उसे पीछे खड़े लोग चाहिए होते हैं। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे समझ गए आज ना अकेले की नहीं थी, ये पूरे गांव की थी। रात फिर उतरी, लेकिन इस बार खामोशी डरी हुई नहीं थी, ये तैयार खामोशी थी। रेगिस्तान यह फर्क पहचानता है, और डाकू भी। अब वे जान चुके थे यह गांव देने वाला नहीं है। रेगिस्तान में दबाव कभी तुरंत नहीं आता, वह धीरे धीरे हवा की तरह चारों ओर फैलता है। डाकू इस बार रात में नहीं आए, न दिन में। वे बीच के समय आए, जब सूरज झुक रहा होता है और परछाइयां लंबी होने लगती हैं। यह समय लोगों को अधूरा छोड़ देता है। धीरज उस समय कुएं के पास था। वह पत्थरों के बीच जमी मिट्टी खुरच रहा था। उसने पांवों की आहट पहले नहीं सुनी। उसने हवा की दिशा बदली पहले महसूस की। डाकू चारों ओर से नहीं आए, वे एक सीधी रेखा में आए। यह डर दिखाने का तरीका था। गांव के लोग अब भागे नहीं, पर उनकी चाल धीमी हो गई। धीरज खड़ा हुआ। उसने किसी को रुकने या आगे बढ़ने को नहीं कहा, वह बस वहीं खड़ा रहा। बुजुर्ग इस बार और आगे था। हम आज लेने नहीं आए, उसने कहा। धीरज ने सिर हिलाया। तो? वह बोला, हम बस रोकेंगे। बुजुर्ग ने कहा, क्या? तुम्हारा समय? उसने इशारा किया। डाकू रेत पर बैठ गए, कुएं के पास, रास्तों के पास, गांव की सीमा पर। वे कुछ नहीं कर रहे थे, बस मौजूद थे। रेगिस्तान में यह सबसे भारी चीज होती है, मौजूदगी। घड़े भरने आने वाली औरतें रुक गईं, बच्चे चुप हो गए, काम ठहरने लगा। धीरज ने यह सब देखा। उसने लाठी नहीं उठाई, आवाज नहीं उठाई। वह कुएं की मुंडेर पर बैठ गया। तुम यहीं बैठे रहोगे? उसने पूछा। हाँ, बुजुर्ग बोला, जब तक तुम्हें समझ ना आ जाए। धीरज ने आसमान की ओर देखा। सूरज अब और नीचे था। समझ? वह बोला, समय से आती है। उसने लोगों की ओर देखा। काम जारी रखो, उसने कहा। लोग हिचके, फिर एक एक करके अपने काम में लौट गए। औरतें घड़े लेकर फिर चल पड़ीं। बच्चे फिर खेलने लगे। डाकू बैठे रहे। समय चलता रहा। सूरज डूब गया। हवा ठंडी हो गई। डाकू अब भी बैठे थे। भूख रेगिस्तान में आवाज नहीं करती, वह धीरे धीरे ध्यान मांगती है। डाकुओं के बीच बेचैनी फैलने लगी। एक ने उठने की कोशिश की। बुजुर्ग ने उसे रोका। नहीं, उसने कहा, यही हमारी चाल है। धीरज ने यह देखा। वह अपने घर गया, खाना खाया, लौटा। डाकू अब भी वहीं थे। रात गहरी हो गई, ठंड हड्डियों में उतरने लगी। डाकू अब रेत पर कसमसा रहे थे। धीरज उनके पास गया। रेगिस्तान, बोला, किसी का समय नहीं रोकता, पर आज हमने तुम्हारा रोका, एक ने कहा। धीरज ने मुस्कुराकर जमीन की ओर देखा। नहीं, वह बोला, तुम अपने समय से भाग रहे हो। सुबह जब सूरज निकला, डाकू थके हुए थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, पैरों में ताकत नहीं। गांव जाग चुका था, काम चल रहा था। बुजुर्ग धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने धीरज की ओर देखा। पहली बार उसकी आवाज नीची थी। हम फिर आएंगे, उसने कहा। धीरज ने सिर हिलाया। आना, वह बोला, पर समय लेकर आना, क्योंकि हम यहीं रहेंगे। डाकू चले गए। रेगिस्तान फिर खुला हो गया। गांव अब और मजबूत था, क्योंकि उसने सीख लिया था दबाव तभी चलता है जब हम रुक जाते हैं। रेगिस्तान में अगर कोई चीज सच में खतरनाक होती है, तो वह तलवार नहीं होती, वह होती है एक दूसरे से उठी हुई नजर।
डाकू यह समझ चुके थे कि इस गांव को बाहर से तोड़ा नहीं जा सकता, तो उन्होंने अंदर देखने का रास्ता चुना। वे इस बार साथ में नहीं आए, वे अलग अलग आए। एक सुबह जब सूरज अभी पूरा चढ़ा नहीं था, एक आदमी गांव में दिखा। वह पहचान का नहीं था, पर अजनबी भी नहीं लगता था। उसने एक घर के बाहर रुककर पानी मांगा, फिर दूसरे घर के बाहर बैठकर रोटी खाई। वह कुछ नहीं कह रहा था, बस सुन रहा था। दोपहर तक दूसरा आदमी आया। उसने कुएं के पास खड़े होकर लंबी सांस ली। ये कुआं सबके लिए काफी है, उसने हल्के से पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सवाल मन में छूट गया। शाम को तीसरा आदमी आया। वह सीधे चौपाल पर बैठा। तुम्हारा सरपंच बहुत हिम्मती है, उसने कहा, पर हिम्मत सबको नहीं पालती। ये बात हवा में तैर गई। धीरज उस दिन कुछ नहीं बोला। वह सब देख रहा था। रेगिस्तान में जब फूट डाली जाती है तो वह धीरे धीरे पानी की तरह दरारों में जाती है। अगले दिन गांव में बातें बदली हुई थीं। कुएं पर पहले से ज्यादा लोग खड़े थे। घड़े जल्दी भर लिए जा रहे थे। कोई कह रहा था अगर पानी कम हो गया तो, कोई कह रहा था डाकू सही कह रहे थे, थोड़ा दे देने में क्या जाता। ये बातें जोर से नहीं कही जा रही थीं, पर धीमे धीमे हर कान तक पहुंच रही थीं। धीरज चौपाल पर बैठा था। वह इन बातों को रोक नहीं रहा था, क्योंकि रोकने से डर और बढ़ता है। शाम को एक आदमी उसके पास आया। सरपंच, उसने कहा, लोग डर रहे हैं। धीरज ने सिर हिलाया। डर? वह बोला, अगर बाहर से आए तो हम उसे पहचान लेते हैं, अगर अंदर से आए तो हमें खुद को देखना पड़ता है। उस रात धीरज ने सभा नहीं बुलाई, उसने बस ढोल बजवाया। गांव के बीच लोग इकट्ठा हो गए। कोई भाषण नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं। धीरज बस बीच में खड़ा हुआ। उसने एक घड़ा उठाया, खाली। यह हमारा डर है, उसने कहा। फिर उसने कुएं से पानी भरा। यह हमारी मेहनत है। उसने पानी रेत पर उड़ेल दिया। लोग चौंक गए। जो डर के नाम पर सहेजा जाता है, धीरज बोला, वह कभी काम नहीं आता। उसने दूसरा घड़ा उठाया, उसे एक बच्चे के हाथ में दिया। पानी, वह बोला, बहने के लिए है। भीड़ चुप थी। वह आदमी जो बातें फैला रहा था पीछे खिसकने लगा। लोग अब एक दूसरे को देख रहे थे। किसी की आंख में सवाल था, किसी की आंख में शर्म। धीरज ने बात खत्म की। अगर कोई यहां डर बेचने आए, वह बोला, तो उसे पानी पिलाकर रास्ता दिखा देना। उस रात तीनों अजनबी गांव से चुपचाप चले गए। डाकुओं को यह खबर अगली सुबह मिली। बुजुर्ग ने आग में लकड़ी डाली। अब, उसने कहा, हमें अपनी सबसे आखिरी चाल चलनी होगी। रेगिस्तान फिर चुप हो गया, लेकिन इस बार चुप्पी साफ थी। गांव अब जान चुका था सबसे बड़ा हमला दिल पर होता है, और दिल अगर साथ हो तो रेगिस्तान भी हार मान लेता है। रेगिस्तान में सबसे गहरी चोट वह होती है जो दिखती नहीं। डाकू अब यह जान चुके थे कि डर फैलाना, फूट डालना और दबाव बनाना, इन सब का असर सीमित है। गांव अब इनसे डरता नहीं था, पर एक चीज अब भी थी जो गांव को रोक सकती थी, नुकसान। न खुला, न अचानक, बस धीरे धीरे होने वाला। उस रात कोई नहीं आया, न कोई परछाई, न कोई आवाज। गांव शांत सोया। सुबह जब लोग जागे तो कुछ भी अलग नहीं लगा। चूल्हे जले, रोटियां बनी, बच्चे निकले, पर धीरज ने सबसे पहले मिट्टी को देखा। कुएं के पास जहां कल तक पानी रिसता था, आज मिट्टी ज्यादा गीली थी, बहुत ज्यादा। उसने कुएं की मुंडेर को छुआ। पत्थर हल्का सा हिला। धीरज कुछ नहीं बोला। वह धीरे धीरे गांव के बाहर गया। वहां एक और चीज बदली हुई थी। ऊंटों के चलने का रास्ता थोड़ा धंसा हुआ था, ऐसा जैसे किसी ने जानबूझकर पानी मोड़ दिया हो। धीरज समझ गया, डाकू न तो पानी चुरा रहे थे, न रास्ता तोड़ रहे थे। वे पानी को बेकार कर रहे थे। रेगिस्तान में यह सबसे खतरनाक चाल होती है। गांव वालों को दोपहर तक समझ आने लगी। कुआं कम दे रहा है, किसी ने कहा। रास्ता फिसलन भरा हो गया है, दूसरे ने। बातें फिर उठने लगीं, पर इस बार उनमें घबराहट नहीं थी, उनमें चिंता थी। धीरज ने सभा बुलाई, पर चौपाल पर नहीं। वह सबको कुएं के पास ले गया। लोग इकट्ठा हुए। धीरज ने कुएं की दीवार पर हाथ रखा। यह हमारी गलती नहीं, वह बोला, और यह डाकुओं की ताकत नहीं। लोग चुप थे। यह उनकी आखिरी कोशिश है, धीरज बोला, हमें थकाने की। उसने चारों ओर देखा। रेगिस्तान पानी नहीं देता, वह बोला, पर वह पानी को संभालना सिखाता है। उस दिन धीरज ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने कुएं से पानी निकालना आधा कर दिया। लोग चौंके। अभी? किसी ने पूछा। अभी, धीरज बोला, जब पानी कम दिखता है तब समझ बढ़ती है।
कुछ लोग नाराज हुए, कुछ चुप रहे, पर किसी ने इनकार नहीं किया। रात फिर उतरी। डाकू दूर से देख रहे थे। उन्होंने कम कर दिया, एक ने कहा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। नुकसान अब उन पर नहीं पड़ा, वह बोला, हम पर पड़ा है। रेगिस्तान आज और ठंडा था, गांव आज और शांत, लेकिन इस शांति में अब एक सवाल था, अगर नुकसान और बढ़ा तो क्या होगा। धीरज अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। मुनिया पास बैठी थी। आज तुमने लोगों को रोक दिया, उसने कहा। धीरज ने आसमान देखा। नहीं, वह बोला, मैंने उन्हें तैयार किया है। दूर कहीं रेगिस्तान में आग जली, बहुत छोटी, पर उसकी रोशनी सीधी यहां तक आई। डाकू अब अगला कदम सोच रहे थे, और यह कदम अब नुकसान से आगे जाने वाला था। यह टकराव की ओर बढ़ती कहानी थी। रेगिस्तान में त्याग कोई भावुक शब्द नहीं है, वह जरूरत से जन्म लेता है। कुएं का पानी अब भी आ रहा था, पर पहले जैसा नहीं। घड़े आधे भर रहे थे, और आधे भर घड़े सबसे ज्यादा सवाल खड़े करते हैं। सुबह गांव की चाल धीमी थी। कोई जल्दी में नहीं था, पर कोई बेफिक्र भी नहीं था। धीरज ने यह देखा। उसने लोगों को काम से नहीं रोका, बस काम की दिशा बदल दी। ऊंट उस दिन बाहर नहीं ले जाए गए, लकड़ी दूर से नहीं लाई गई। गांव अपने भीतर सिमट आया। यह सिमटना डर का नहीं था, यह संरक्षण का था। दोपहर के समय एक बूढ़ा धीरज के पास आया। सरपंच, उसने कहा, अगर पानी और कम हुआ तो। धीरज ने उसकी आंखों में देखा। तो हम और कम करेंगे, वह बोला। कब तक? धीरज ने मिट्टी उठाई। जब तक मिट्टी हमें रोक न दे। यह बात कठोर थी, पर साफ थी। शाम होते होते धीरज ने एक और निर्णय लिया। उसने गांव के सबसे पुराने 2 घरों को खाली करने को कहा। वे घर कुएं के सबसे पास थे। लोग हिल गए। वे घर सिर्फ घर नहीं थे, यादें थे, पीढ़ियां थीं। घर के मालिक कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप सामान बांधने लगे। एक औरत दीवार को छूकर रोने लगी। धीरज वहां पहुंचा। ये घर नहीं टूट रहा, वह बोला, ये बचाया जा रहा है। उस रात वे घर खाली थे। डाकू दूर से देख रहे थे। उन्होंने अपना ही घर छोड़ दिया, एक ने कहा। बुजुर्ग चुप रहा। यह अच्छा नहीं है, उसने कहा। क्यों? नए ने पूछा। क्योंकि जो अपना छोड़ सकता है, वह कुछ भी छोड़ सकता है। सुबह धीरज खुद उन खाली घरों में गया। उसने दीवारें थोड़ी तोड़ी, पानी की निकासी बनाई। लोग उसके साथ थे। कुएं के आसपास कीचड़ धीरे धीरे कम होने लगा। पानी फिर साफ दिखने लगा। यह धीमी जीत थी, पर सच्ची। डाकू ने यह देखा। अब? किसी ने पूछा। बुजुर्ग ने आग की ओर देखा। अब हमने गलती कर दी, वह बोला। कैसे? हमने उन्हें मजबूर किया त्याग के लिए, और त्याग रेगिस्तान में सबसे बड़ी ताकत है। गांव आज शांत था, पर उस शांति में गर्व था। लोग जान चुके थे वे सिर्फ बच नहीं रहे, वे सीख रहे हैं। धीरज चौपाल पर बैठा था। उसके पास वही बूढ़ा आया। सरपंच, उसने कहा, आज दुख भी है। धीरज ने धीरे से कहा, दुख अगर हमें एक दूसरे के करीब लाए तो वह नुकसान नहीं होता। रेगिस्तान आज और खुला था। डाकू आज और उलझे हुए, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था, यह गांव हर कीमत पर खड़ा रहेगा। और यही डाकुओं की सबसे बड़ी हार थी। डाकुओं के डेरों में उस रात नींद कम थी। आग जली थी, पर उसके चारों ओर चुप्पी बैठी थी। बुजुर्ग रेत पर उकड़ू बैठा था। उसकी उंगलियां मिट्टी में कुछ रेखाएं खींच रही थीं। वे रेखाएं रास्ते नहीं थीं, वे संभावनाएं थीं। अब और क्या बचा है? एक ने पूछा। हिंसा, दूसरे ने कहा, और उसकी आवाज रेत से भी सूखी थी। बुजुर्ग ने सिर उठाया। हिंसा, वह बोला, हमेशा हार के बाद आती है। कोई बोला नहीं, पर सब समझ गए वे किनारे पर खड़े हैं। गांव में उसी समय रात धीरे धीरे उतर रही थी। धीरज कुएं के पास अकेला खड़ा था। पानी की सतह अब स्थिर थी। उसने पत्थर उठाया, बहुत छोटा, पानी में डाला। लहरें बनी, फिर शांत हो गईं। मुनिया पीछे आकर खड़ी हो गई। आज हवा भारी है, उसने कहा। धीरज ने सिर हिलाया। हाँ, वह बोला, वे सोच रहे हैं। डर लगता है? मुनिया ने पूछा। धीरज कुछ देर चुप रहा। डर, वह बोला, तभी लगता है जब हम कुछ खोने से डरते हैं। उसने गांव की ओर देखा। हम अब खोने के बाद खड़े हैं। रात गहरी हुई। रेगिस्तान असामान्य रूप से शांत था, और यह शांति अच्छी नहीं थी। आधी रात के बाद एक आवाज आई, बहुत दूर पर स्पष्ट, धातु के टकराने की। धीरज ने सिर उठाया। यह डाकुओं की आवाज थी। उन्होंने हथियार निकाले थे, पर अब भी चल नहीं रहे थे। वे बस दिखा रहे थे। डर आखिरी बार दिखाया जाता है। धीरज ने गांव में ढोल नहीं बजवाया, न कोई इशारा किया। वह सीधे गांव की सीमा पर गया, अकेला। रेत ठंडी थी, आसमान तारों से भरा। डाकू उसे देख रहे थे।
तुम अकेले क्यों आए? एक ने चिल्लाकर पूछा। धीरज ने आवाज ऊंची नहीं की, क्योंकि वह बोला, हिंसा भीड़ में जन्म लेती है। बुजुर्ग आगे आया। हमें मजबूर मत करो, उसने कहा। धीरज ने रेत पर एक रेखा खींची। यह हमारी सीमा नहीं, वह बोला, यह तुम्हारी है। डाकू हिचके। एक कदम और धीरज बोला, और तुम वापसी का रास्ता खो दोगे। यह धमकी नहीं थी, यह साफ सूचना थी। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसने वहां डर नहीं पर थकान देखी। अगर हम लौट गए, उसने पूछा तो? धीरज ने रेत से रेखा मिटा दी। तो कुछ नहीं, वह बोला। रेगिस्तान फिर सब भूल जाएगा। कुछ पल हवा भी रुक गई। फिर बुजुर्ग पीछे हटा। एक एक करके डाकू हथियार नीचे रखने लगे। वे आज नहीं टूटे, पर वे आज आगे भी नहीं बढ़े। रेगिस्तान ने गहरी सांस ली। सुबह होगी, और यह सुबह अलग होगी, क्योंकि हिंसा किनारे पर रुक गई थी, और जो हिंसा को रोक ले वह लड़ाई जीत चुका होता है बिना लड़े। रेगिस्तान में पीछे हटना भागना नहीं होता, वह दिशा बदलना होता है। रात धीरे धीरे खत्म हुई। तारे एक एक करके मध्यम पड़ने लगे। डाकुओं का डेरा उस सुबह अलग था। आग अब भी जल रही थी, पर उसके पास कोई बैठा नहीं था। सब थोड़ी दूरी पर थे, जैसे आग के पास बैठना अब उन्हें याद दिलाता हो कि वे क्या करने आए थे। बुजुर्ग सबसे आखिर में उठा। उसने रेत को देखा। वहां कल रात की रेखाएं अब भी थीं, कुछ मिट चुकी थीं, कुछ बची हुई। हम लड़े नहीं, एक ने कहा। तो हारे कैसे? बुजुर्ग ने धीरे से रेत उठाई, हथेली से फिसलने दी। हार, वह बोला, हमेशा टकराव से नहीं आती, कभी कभी वह समझ से आती है। नया चुप था। उसकी आंखों में अब पहले जैसी आग नहीं थी। तो अब? उसने पूछा। बुजुर्ग ने दूर गांव की ओर देखा। अब हमें लौटना होगा। खाली हाथ नहीं, वह बोला, अनुभव के साथ। उधर गांव में सुबह सामान्य थी। चूल्हे जले, घड़े भरे, बच्चे फिर दौड़े, पर हर कदम में एक सुकून था। धीरज कुएं के पास खड़ा था। उसने पानी में अपना चेहरा देखा। लहरें अब भी धीमी थीं। मुनिया पास आकर खड़ी हो गई। आज हवा हल्की है, उसने कहा। धीरज ने सिर हिलाया। हाँ, वह बोला, वे जा रहे हैं, पक्का? रेगिस्तान, धीरज बोला। जब रास्ता बदलता है तो हवा बता देती है। दोपहर के करीब गांव की सीमा पर हलचल हुई। धीरज वहां पहुंचा। बुजुर्ग अकेला आया था, न हथियार न साथी, बस वही आंखें जिनमें अब थकान थी। हम लौट रहे हैं, उसने कहा। धीरज ने कुछ नहीं कहा। पर एक बात पूछने आए हैं, बुजुर्ग बोला। कहो, तुम हमें मार सकते थे, वह बोला। फिर क्यों नहीं किया? धीरज ने रेत पर बैठते हुए कहा, क्योंकि मारना सबसे आसान रास्ता है। बुजुर्ग चुप रहा। और जो आसान चुनता है, धीरज बोला, वह फिर हर बार आसान ही चुनेगा। बुजुर्ग ने आंखें बंद की। हम इस तरफ फिर नहीं आएंगे, उसने कहा। धीरज ने सिर हिलाया। रेगिस्तान किसी को कैद नहीं करता, वह बोला, पर याद जरूर रखता है। बुजुर्ग मुड़ा, चल पड़ा। उसके कदम हल्के थे। गांव उसे देख रहा था। कोई खुशी नहीं, कोई ताना नहीं, बस एक खामोश समझ। शाम फिर उतरी, लेकिन आज खामोशी डर की नहीं थी, यह लौटने की खामोशी थी। धीरज चौपाल पर बैठा। लोग उसके पास आए। खत्म हो गया? किसी ने पूछा। धीरज ने धीमे से कहा, नहीं, बस रूप बदला है। रेगिस्तान आज और बड़ा लग रहा था, क्योंकि उसने एक कहानी अपने भीतर समेट ली थी। रेगिस्तान में शांति कोई इनाम नहीं होती, वह एक जिम्मेदारी होती है। डाकुओं के जाने के बाद पहली सुबह अजीब थी। न डर था, न उत्सव, बस एक खाली जगह। जहां पहले चौकन्नापन बैठा रहता था, वहां अब सवाल बैठ गया था, अब कैसे जिएं? गांव अपने काम में लगा, पर काम के बीच नजरें बार बार दूर रेत की ओर चली जाती थीं, जैसे कुछ छूट गया हो। धीरज यह देख रहा था। वह जानता था लंबे समय तक डर के साथ जीने के बाद शांति सीधी नहीं लगती, वह फिसलन बन जाती है। उस दिन धीरज ने कोई नया नियम नहीं बनाया, उसने पुराने नियम हटा दिए। कुएं के पास पहरे की आदत खत्म कर दी गई। रात में जागने वाले अब सोने लगे। कुछ लोगों को यह अजीब लगा। अब अगर कोई आ गया तो? एक ने पूछा। धीरज ने मिट्टी की दीवार पर हाथ रखा। तो हम फिर जागेंगे, वह बोला। हर दिन जागकर जीना जिंदगी नहीं होती। शाम को बच्चे पहली बार खुलकर खेले। उनकी हंसी लंबी थी, बेहिचक। कुछ बूढ़ों को यह खटकने लगा, इतनी हंसी ठीक नहीं, एक ने कहा। धीरज ने उसे देखा। हंसी, वह बोला। अगर हमें डराने लगे तो समझो हम डर के आदी हो गए हैं। रात फिर उतरी। आज दिए थोड़े ज्यादा जले, पर कोई उन्हें गिन नहीं रहा था। धीरज अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। मुनिया पास बैठी थी। आज तुम चिंतित हो, उसने कहा।
धीरज ने आसमान देखा। नहीं, वह बोला, मैं सीखने की तैयारी में हूं। किसकी? शांति की। अगले दिन धीरज ने चौपाल पर लोगों को बुलाया। आज से वह बोला, हम डाकुओं की बातें कम करेंगे। लोग चुप रहे और अपने काम की ज्यादा। उसने एक बच्चे को बीच में बुलाया। तू क्या बनना चाहता है? मिट्टी का घर बनाने वाला, बच्चे ने कहा। लोग मुस्कराए। धीरज ने उस मुस्कान को रुकने नहीं दिया। यही, वह बोला, हमारी जीत है। लेकिन शांति कभी अकेली नहीं आती, उसके साथ ढीलापन भी आता है। कुछ दिन बाद लोग कुएं के पास फिर लापरवाह होने लगे। पानी जरूरत से ज्यादा भरने लगा। धीरज ने फिर कुछ नहीं कहा। वह इंतजार करता रहा। एक सुबह पानी थोड़ा कम दिखा। लोग खुद रुक गए। धीरज ने तब कहा, शांति में अनुशासन डर से नहीं आता, वह समझ से आता है। रेगिस्तान आज निरपेक्ष था, न दोस्त न दुश्मन, बस मौजूद। गांव धीरे धीरे सीख रहा था, लड़ाई के बाद सबसे कठिन काम जीना होता है। और यह काम अब शुरू हुआ था। रेगिस्तान में सबसे कठिन लड़ाई वह होती है जिसमें सामने कोई दुश्मन नहीं होता। डाकुओं के जाने के बाद समय धीरे धीरे अपनी चाल में लौट आया था। दिन काम में बीतने लगे, रात नींद में, लेकिन मन पूरी तरह नहीं सोया था। गांव के कुछ लोग अब धीरज को अलग नजर से देखने लगे थे। पहले वह डर के समय जरूरी था, अब जब डर चला गया तो उसकी जरूरत कुछ लोगों को कम लगने लगी। एक शाम चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा हुए। धीरज वहां नहीं था। अब सब ठीक है, एक ने कहा। तो हर बात में सरपंच क्यों? दूसरे ने हुक्का रखा। डाकू गए, पानी संभल गया, गांव चल रहा है। अब हर फैसला एक ही आदमी क्यों करे? ये बातें आवाज ऊंची करके नहीं कही जा रही थीं, पर इनकी गूंज लंबी थी। अगली सुबह यह बात धीरज तक पहुंची। किसी ने शिकायत की तरह नहीं कहा, बस यूं ही बताया। धीरज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह कुएं के पास गया, पानी देखा, फिर रेत पर बैठ गया। मुनिया उसके पास आई। लोग बात कर रहे हैं, उसने कहा। धीरज ने सिर हिलाया। जब लोग बात करने लगे वह बोला, तो समझो वे डर से बाहर आ रहे हैं। उस दिन धीरज ने एक अजीब निर्णय लिया। उसने अगले दिन की चौपाल सभा रद्द कर दी। कोई आदेश नहीं, कोई घोषणा नहीं, लोग असमंजस में थे। तीसरे दिन धीरज फिर भी चौपाल पर नहीं गया। वह अपने काम में लगा रहा। मिट्टी गूंथी, दीवार ठीक की। लोग अब और बेचैन होने लगे। सरपंच अब क्यों नहीं बोलता? किसी ने पूछा। चौथे दिन खुद कुछ लोग धीरज के घर पहुंचे। वे गुस्से में नहीं थे, पर स्पष्ट थे। हम बात करना चाहते हैं, एक ने कहा। धीरज ने उन्हें आंगन में बैठाया। कहो, वह बोला। एक आदमी आगे आया। अब डाकू नहीं है, उसने कहा। तो हर फैसला आप क्यों लें? धीरज ने उसकी ओर देखा। मैं ले रहा हूं, वह बोला। लोग चुप हो गए। या तुम मुझसे लेने दे रहे हो? किसी के पास तुरंत जवाब नहीं था। धीरज ने आगे कहा, सरपंच तभी तक सरपंच रहता है जब तक गांव उससे काम लेता है। तो किसी ने पूछा। तो आज से, धीरज बोला, मैं कम बोलूंगा। लोग हैरान थे। और तुम ज्यादा? उसने कुएं की ओर इशारा किया। पानी का फैसला अब 3 लोग करेंगे। कौन? जो सबसे ज्यादा पानी उठाते हैं। उसने खेतों की ओर इशारा किया। रास्तों का फैसला वे करेंगे जो उन पर चलते हैं। लोग धीरे धीरे समझने लगे। यह हटने का फैसला नहीं था, यह बांटने का फैसला था। शाम को चौपाल पर पहली बार धीरज एक किनारे बैठा। बीच में कोई और था। लोग बात कर रहे थे, बहस भी। धीरज चुप था, पर उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी। वह देख रहा था गांव अब अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा है। रेगिस्तान आज उतना ही बड़ा था, पर गांव आज थोड़ा और बड़ा हो गया था, क्योंकि अब सवाल बाहर से नहीं, भीतर से आ रहे थे। और जो गांव अपने सवाल खुद सह ले, वह किसी डाकू से नहीं डरता। रेगिस्तान में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हवा भी किसी का नाम नहीं लेती। उस सुबह धीरज चौपाल की ओर नहीं गया। यह पहली बार नहीं था कि वह नहीं गया, पर पहली बार था कि लोग उसके न आने के लिए तैयार थे। गांव जाग चुका था। कुएं के पास 3 लोग खड़े थे। वे कल ही चुने गए थे। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक स्वीकृति। पानी आज उनके हिसाब से बंटना था। पहले घड़े भरने लगे, धीरे नापकर। कुछ लोग रुक गए। आज कम मिलेगा? किसी ने पूछा। एक ने सिर हिलाया। आज जितना चाहिए उतना ही। कोई बहस नहीं हुई। यह नया था। उधर गांव के बाहर रास्ते की बात चल रही थी। कुछ लोगों ने कहा, अब ऊंटों को पहले जैसे दूर ले चलें। दूसरे बोले, नहीं, अभी रुकना ठीक है। यह बहस तेज नहीं थी, पर लंबी थी। और धीरज वहां नहीं था।
वह अपने घर के पीछे एक टूटी दीवार ठीक कर रहा था। मिट्टी उसके हाथों में धीरे धीरे आकार ले रही थी। मुनिया ने पीछे से पूछा, आज नहीं जाओगे? धीरज ने बिना देखे कहा, आज नहीं। दोपहर तक पहला बड़ा फैसला ले लिया गया। ऊंट बाहर नहीं जाएंगे, लकड़ी गांव के पास से ही लाई जाएगी। कुछ लोग नाराज थे, इससे काम कम होगा, किसी ने कहा। दूसरे ने कहा, पर पानी बचेगा। बहस रुकी नहीं, पर टूटी भी नहीं। शाम को एक आदमी धीरज के पास आया। सरपंच, उसने कहा, लोग उलझ रहे हैं। धीरज ने हाथ से मिट्टी झाड़ी। उलझना, वह बोला, सीखने का पहला कदम है। पर गलत फैसला हो गया तो? धीरज ने आसमान देखा, तो उसका भार भी उन्हीं पर होगा। आदमी चुप हो गया। शाम धीरे उतरी। चौपाल पर आज धीरज नहीं था। लोग खुद बैठे थे, खुद बोले, खुद चुप हुए। एक पल ऐसा आया जब बहस ज्यादा गर्म हो गई। दो लोग एक दूसरे की ओर तेज बोले। फिर तीसरा बोला, अगर धीरज होता तो? चुप्पी छा गई। फिर किसी ने कहा, आज वह नहीं है। और यही बात सबको ठंडा कर गई। रात जब गांव सोया तो पहली बार बिना किसी डर के नहीं, बिना किसी सहारे के सोया। धीरज चारपाई पर लेटकर आसमान देख रहा था। तारे वैसे ही थे, पर आज उनमें एक अलग चमक थी। मुनिया ने धीमे से कहा, आज तुम कठिन परीक्षा में थे। धीरज ने आंखें बंद की। नहीं, वह बोला, आज मैं आराम में था। कैसे? क्योंकि आज गांव ने खुद अपने पांव जमीन पर रखे। सुबह जब आएगी तो कुछ लोग फैसले से खुश होंगे, कुछ नाखुश। पर यह नाखुशी डर से नहीं होगी, यह जिम्मेदारी से होगी। और यही धीरज चाहता था। रेगिस्तान आज चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी में एक नई बात जुड़ गई थी। रेगिस्तान में छाया तभी बनती है जब धूप ठीक जगह पर पड़े। धूप उस दिन पूरी थी, तेज नहीं, पर साफ। सुबह गांव फिर जागा, पर आज जागने में थोड़ा वजन था। लोग कल के फैसलों के साथ उठे थे। किसी ने पानी कम पाया था, किसी ने काम की दिशा बदली थी। ये बातें रात में खामोश थीं, पर सुबह सवाल बन गईं। कुएं के पास 3 लोग फिर खड़े थे। आज उनके चेहरे कल जैसे नहीं थे, अब उनमें हल्की झिझक थी। कल ठीक किया? एक ने पूछा। दूसरा कुछ नहीं बोला। तीसरे ने घड़े में पानी देखा। पानी बचा, उसने कहा, पर कुछ लोग नाराज हैं। तीनों चुप हो गए। धीरज दूर से यह सब देख रहा था। वह पास नहीं गया। वह जानता था जिम्मेदारी पहली बार भारी लगती है। गांव के एक छोर पर 2 आदमी धीमी आवाज में बात कर रहे थे। पहले सरपंच पर गुस्सा आ जाता था। एक ने कहा, अब? दूसरे ने पूछा, अब अपने ऊपर आता है। यह बात हवा में फैल गई। दोपहर थोड़ी कठिन थी। कुछ घरों में खाना कम बना। कुछ बच्चों ने पूछा, आज इतना ही? मानो ने कुछ नहीं कहा, बस थाली आगे बढ़ा दी। ये कोई अभाव नहीं था, यह माप था। धीरज अपने घर के आंगन में मिट्टी सुखा रहा था। मुनिया उसके पास आई। लोग आज कम बोल रहे हैं, उसने कहा। धीरज ने मिट्टी को छुआ, क्योंकि अब हर शब्द उनका अपना है। वह बोला। शाम चौपाल पर लोग अपने आप आए, कोई बुलाने नहीं गया। आज बहस धीमी थी। एक आदमी उठा, कल हमने ऊंट नहीं भेजे, उसने कहा। आज लकड़ी कम आई। दूसरा बोला, लेकिन पानी ठीक रहा। तीसरे ने कहा, दोनों सच हैं। चौपाल कुछ देर चुप रही। फिर एक बूढ़ा बोला, पहले हम नतीजे सरपंच से मांगते थे, अब हमें आपस में मांगने होंगे। यह बात किसी आदेश जैसी नहीं थी, पर सबने इसे सुना। धीरज अब भी किनारे बैठा था। किसी ने उसकी ओर देखा, वह कुछ नहीं बोला, और यही उसकी सबसे बड़ी मौजूदगी थी। रात धीरे उतरी। आज किसी ने दूर रेत की ओर नहीं देखा। नींद धीरे आई, पर गहरी थी, क्योंकि आज डर नहीं था, सिर्फ जिम्मेदारी थी। सुबह जब नई धूप आएगी तो गलतियां भी आएंगी, शिकायतें भी, पर अब वे किसी एक नाम पर नहीं टिकेंगी, वे पूरे गांव में बंटेंगी। रेगिस्तान आज उतना ही खुला था, पर गांव आज अपने भीतर और गहरा हो गया था। क्योंकि जब जिम्मेदारी छाया बन जाती है तो धूप डराती नहीं, वह रास्ता दिखाती है। रेगिस्तान में गलती कोई आवाज नहीं करती, वह धीरे धीरे परिणाम बनती है। उस दिन सुबह की धूप सामान्य थी, पर हवा में कुछ अलग था। कुएं के पास आज 4 लोग खड़े थे, 3 नहीं। कल जिस आदमी को पानी कम मिला था, वह आज आगे आ गया था। आज मेरे घर में मेहमान हैं, उसने कहा। पानी थोड़ा ज्यादा चाहिए। तीनों जो कल चुने गए थे, एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक बार ज्यादा दे दें, एक ने कहा। दूसरे ने हिचकते हुए सिर हिलाया। तीसरा चुप रहा। पानी घड़े में थोड़ा ज्यादा डाल दिया गया। यह बहुत बड़ा नहीं था, पर यहीं से गलती शुरू होती है। दोपहर तक खबर फैल गई, आज फलां को ज्यादा मिला। किसी ने कुछ नहीं कहा।
पर घड़े ज्यादा ध्यान से देखे जाने लगे। शाम को दूसरा आदमी आया। कल मैंने कम लिया था, उसने कहा। आज मेरा हक बनता है। इस बार तीनों और उलझ गए। दे दें? एक ने पूछा। अगर ना कहा तो? दूसरे ने। तीसरे ने फिर कुछ नहीं कहा। पानी फिर थोड़ा ज्यादा दिया गया। यह अब गलती नहीं थी, ये आदत बनने लगी थी। धीरज सब देख रहा था, पर अब भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि गलती अगर खुद न दिखाई जाए तो सीख नहीं बनती। रात को एक और बात हुई। लकड़ी लाने वाले रास्ते पर कुछ लोग चुपचाप ज्यादा लकड़ी ले आए। कल काम नहीं हुआ था, उन्होंने कहा। कोई रोका नहीं। सुबह जब कुएं का पानी जांचा गया तो स्तर थोड़ा नीचे था, बहुत नहीं, पर दिखने लायक। कुएं के पास भीड़ जमा हो गई। ये कैसे हुआ? किसी ने पूछा। 3 लोग नीचे देखने लगे। वही आदमी जिसे कल ज्यादा पानी मिला था अब चुप खड़ा था। धीरज तभी आगे आया। यह पहली बार था जब वह खुद बीच में आया। क्या हुआ? उसने पूछा। किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर एक औरत बोली, कल पानी थोड़ा ज्यादा बंटा था। धीरज ने कुएं की दीवार को छुआ। और आज कम है, किसी ने कहा। धीरज ने तीनों की ओर देखा। तुमने क्यों दिया? एक बोला, उन्होंने जरूरत बताई। धीरज ने धीमे से कहा, जरूरत सबकी होती है। उसने आसमान की ओर देखा। गलत फैसले एक बार में बड़ा नुकसान नहीं करते, वह बोला। वे धीरे धीरे भरोसा खाते हैं। चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। आज कोई बहस नहीं थी, बस चुप्पी थी। धीरज ने किसी को डांटा नहीं, कोई सजा नहीं दी। उसने बस इतना कहा, आज से जो पानी ज्यादा लेगा वह कल कम लेगा। लोग समझ गए, यह दंड नहीं था, यह संतुलन था। तीनों जिन्होंने फैसला लिया था उन्होंने खुद कल कम लिया। किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा, पर सबने देखा, और यही सबसे बड़ी कीमत थी। रेगिस्तान आज शांत था, पर उसकी शांति में एक सबक जुड़ गया था। गलती अगर खुद चुकाई जाए तो वह समाज को कमजोर नहीं करती, वह उसे साफ करती है। धीरज फिर किनारे बैठ गया, क्योंकि आज गांव खुद अपनी गलती देख चुका था। रेगिस्तान में खबरें हवा की तरह आती हैं, न उन्हें रोका जा सकता है, न पूरी तरह टाला जा सकता है। वे कभी साफ होती हैं, कभी रेत में लिपटी हुई। उस दिन दोपहर के समय एक ऊंट गांव की ओर आया। उस पर एक आदमी बैठा था, कपड़े धूल से भरे, चेहरा थका हुआ। वह गांव के भीतर नहीं आया, सीधे कुएं के पास रुका, पानी पिया, सांस ली। धीरज दूर से उसे देख रहा था। वह आगे बढ़ा। रास्ता लंबा है, धीरज ने कहा। आदमी मुस्कुराया नहीं। हाँ, वह बोला। और खबरें उससे भी लंबी। लोग पास आ गए, कोई शोर नहीं, बस ध्यान। दक्षिण की ओर आदमी बोला, एक और गांव है। लोग चुप हो गए। रेगिस्तान में दूसरे गांव का नाम यूं ही नहीं लिया जाता। वहां डाकू आए थे, वह बोला। कुछ लोगों की पलकें झपक गईं। इस बार बात से नहीं, आदमी ने कहा, सीधे। किसी ने सवाल नहीं किया, पर सभी सुन रहे थे। गांव टिक नहीं पाया, वह बोला। लोग भाग गए। हवा थोड़ी ठंडी हो गई। धीरज ने कुछ पल कुछ नहीं कहा। फिर उसने पूछा, कब? 3 रात पहले, आदमी बोला। 3 रात। गांव ने 3 रात शांति में काटी थीं। धीरज ने सिर हिलाया। तुम रुकोगे? उसने पूछा। नहीं, आदमी बोला। आगे जाना है। धीरज ने पानी और दिया, रोटी भी। आदमी चल पड़ा। उसके जाते ही गांव खामोश हो गया। ये डर की खामोशी नहीं थी, ये तुलना की खामोशी थी। हम बचे कैसे? किसी ने पूछा। धीरज ने धीमे से कहा, क्योंकि हम भागे नहीं। पर वे भी तो भागना चाहते थे, दूसरा बोला। धीरज ने रेत उठाई। भागना तभी होता है जब जमीन अपने नीचे से खिसकने लगे। शाम चौपाल पर लोग अपने आप इकट्ठा हुए। आज बहस नहीं थी, आज यादें थीं। अगर वे इधर आ गए तो? किसी ने पूछा। धीरज ने उसकी ओर देखा। तो हम वही करेंगे जो हमने सीखा है। और अगर वे ज्यादा हों? धीरज ने आसमान की ओर देखा। तो हम और एक दूसरे के करीब होंगे। यह जवाब सीधा नहीं था, पर सच्चा था। रात उतरी। आज दिए कम जले, पर हर घर में। लोग सोए नहीं थे, पर डरे भी नहीं थे। वे सुन रहे थे, हवा को, रेत को। धीरज चारपाई पर लेटकर आसमान देख रहा था। मुनिया ने धीमे से कहा, खबर पुरानी शांति ले गई। धीरज ने आंखें बंद कीं। नहीं, वह बोला। उसने नई समझ दे दी। रेगिस्तान आज और बड़ा लग रहा था, क्योंकि अब खतरा कहानी नहीं था, वह याद बन चुका था। और जो गांव यादों से सीख ले, वह खबरों से टूटता नहीं। रेगिस्तान में दहलीज बहुत पतली होती है। एक कदम और आप भीतर, एक कदम और बाहर। उस सुबह हवा में कुछ थकान थी, जैसे किसी ने बहुत दूर से सांस ली हो। गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं था कि सीमा की ओर हलचल दिखी। पहले धुंधली सी, फिर स्पष्ट।
कुछ लोग पैदल आ रहे थे, साथ में 2 ऊंट, उन पर थोड़ा सा सामान। चेहरों पर धूप नहीं, डर की रेखाएं थीं। धीरज वहां पहुंचा जब वे रुक चुके थे। कोई सीधे भीतर नहीं आया, सब दहलीज पर खड़े थे। हम दक्षिण वाले गांव से हैं, एक आदमी बोला। आवाज कांप रही थी। लोग पास आ गए, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। धीरज ने धीमे से पूछा, कितने दिन? 3 आदमी बोला, 3 रात। 3 रात रेगिस्तान में बहुत लंबी होती हैं। एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए थी। बच्चा रो नहीं रहा था, बस चुप था। यह चुप्पी सबसे भारी होती है। धीरज ने लोगों की ओर देखा। यह वह पल था जहां कोई नियम काम नहीं आता। यह वह जगह थी जहां गांव खुद से सवाल पूछता है। हम रुक सकते हैं? आदमी ने पूछा। धीरज ने किसी को नहीं देखा। उसने दहलीज की मिट्टी को देखा। रुको, वह बोला। बस इतना, कोई शर्त नहीं, कोई समय नहीं। लोग भीतर आए। गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा जो तुरंत पानी और रोटी ले आया, दूसरा हिस्सा जो चुपचाप देखता रहा। पानी पहले से कम है, किसी ने कहा। घर भी सीमित हैं, दूसरे ने। धीरज ने दोनों की ओर देखा। शरण, वह बोला। जगह नहीं मांगती, वह दिल मांगती है। ये बात सबको सुखद नहीं लगी, पर कोई विरोध भी नहीं हुआ। शाम तक लोगों को अलग अलग घरों में ठहराया गया। कोई चारपाई पर, कोई जमीन पर। किसी ने शिकायत नहीं की, पर रात लंबी थी। कुछ लोग जागते रहे, डर से नहीं, गिनती से। कितने दिन, कितना पानी, कितनी रोटियां। धीरज अपने घर के बाहर बैठा था। मुनिया ने धीमे से कहा, आज गांव 2 हिस्सों में है। धीरज ने सिर हिलाया। हाँ, वह बोला, और दोनों जरूरी हैं। कैसे? एक देने की याद दिलाता है, दूसरा संभालने की। रात गहरी हुई। दक्षिण से आए लोग नींद में कभी कभी चौंक जाते थे। कोई नाम लेता, कोई सपने में भागता। गांव के लोग यह सब सुन रहे थे और चुप थे। सुबह पहली बार एक सवाल खुलकर पूछा गया, अगर वे लंबे समय रुक गए तो? धीरज ने सबको कुएं के पास बुलाया। वह पानी को देख रहा था। रेगिस्तान, वह बोला, हमें अकेला रहना सिखाता है, पर इंसान हमें साथ रहना। उसने दक्षिण वालों की ओर देखा। ये हमारे मेहमान नहीं, वह बोला, ये हमारी परीक्षा है। किसी ने कड़वा सा कहा, और अगर हम फेल हो गए? धीरज ने धीमे से कहा, तो डाकुओं से पहले हम खुद हारेंगे। खामोशी छा गई। यह डर की नहीं थी, यह जिम्मेदारी की थी। रेगिस्तान आज बहुत शांत था, जैसे वह देख रहा हो यह गांव सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी खड़ा रह सकता है या नहीं। रेगिस्तान में हाँ और ना के बीच अक्सर एक तीसरा रास्ता होता है, पर वह रेत में दबा रहता है। शरण आए लोगों के 3 दिन पूरे हो चुके थे। 3 दिन किसी के लिए बहुत कम होते हैं, किसी के लिए बहुत ज्यादा। गांव में दिन अब भी अपने समय पर उठता था, पर रातें भारी हो गई थीं। हर घर में गिनती चल रही थी, रोटियों की, घड़ों की, चारपाइयों की। कोई खुले में शिकायत नहीं कर रहा था, पर आवाजें दीवारों के भीतर जमा हो रही थीं। एक औरत चूल्हे के पास मुनिया से बोली, हम दे तो रहे हैं, पर कब तक? मुनिया ने आटे की लोई धीरे से रखी। कब तक पूछना भी जरूरी है, उसने कहा। उधर दक्षिण से आए लोग भी चुप नहीं थे। वे कम बोलते थे, पर कमजोर नहीं थे। एक आदमी धीरज के पास आया। हम काम कर सकते हैं, उसने कहा। धीरज ने उसकी ओर देखा। काम मांग नहीं होता, वह बोला, वह जिम्मेदारी होता है। अगली सुबह धीरज ने चौपाल पर सबको बुलाया, गांव वाले भी, दक्षिण वाले भी। आज कोई अलग नहीं बैठा। धीरज बीच में नहीं बैठा, वह किनारे था। हम 2 सवालों में फंसे हैं, उसने कहा, देना या रोकना। लोग चुप थे, पर रेगिस्तान 2 ही रास्ते नहीं देता, धीरज बोला। वह तीसरा रास्ता हमसे खोजवाता है। उसने दक्षिण वालों की ओर देखा। तुम यहां रह सकते हो, वह बोला, पर मेहमान बनकर नहीं। कुछ लोग चौंके। और तुम यहां काम करोगे, धीरज बोला, पर मजदूर बनकर नहीं। अब दोनों ओर नजरें उठीं। काम ऐसा होगा, वह बोला, जो पानी बचाए, जो रास्ते ठीक करे, जो घर मजबूत करे। उसने गांव वालों की ओर देखा। और हम अपनी आदतें बदलेंगे, वह बोला। जितना उठाते हैं उतना नहीं बहाएंगे। किसी ने पूछा, और अगर फिर भी कम पड़ा? धीरज ने रेत उठाई। तो हम और करीब आएंगे। यह जवाब सही नहीं लगा, पर ईमानदार था। उस दिन से काम शुरू हुआ। दक्षिण वाले सुबह सुबह कुएं के पास थे, नालियां साफ करते, मिट्टी कसते। गांव के लोग उनके साथ थे। पहली बार वे साथ पसीना बहा रहे थे। रात को थकान सबको एक जैसी लगी, भूख भी। एक बूढ़ा जो पहले सबसे ज्यादा संदेह में था, आज बोला, काम अगर साथ हो तो रोटी कम नहीं लगती। रेगिस्तान आज थोड़ा अलग था। हवा अब भी सूखी थी,
पर उसमें कुछ हलचल थी, जैसे रेत के नीचे कुछ जाग रहा हो। धीरज दूर खड़ा यह सब देख रहा था। मुनिया ने पूछा, यह कब तक चलेगा? धीरज ने धीमे से कहा, जब तक तीसरा रास्ता रास्ता न बन जाए, क्योंकि तीसरा रास्ता कभी एक दिन में नहीं बनता। वह लोगों के बीच धीरे धीरे उभरता है, और जब उभरता है तो रेगिस्तान भी उसे मिटा नहीं पाता। रेगिस्तान में सीमाएं नक्शे पर नहीं होती, वे दिल में खींचती हैं। तीसरा रास्ता चल पड़ा था, धीरे पर साफ कदमों के साथ। दक्षिण से आए लोग अब अजनबी नहीं रहे थे। वे सुबह की धूप में काम करते दिखते थे, शाम को थकान के साथ हंसते भी थे। गांव के लोग अब उन्हें नाम से बुलाने लगे थे, लेकिन हर संतुलन एक ही बात पर टिका रहता है, भरोसा। और भरोसा कभी कभी बहुत छोटी बात से डगमगा जाता है। उस दिन दोपहर कुछ ज्यादा गर्म थी। कुएं के पास भीड़ थी। काम के कारण पानी ज्यादा निकाला जा रहा था। सब नाप में था, पर हड़बड़ी में, उसी हड़बड़ी में एक बाल्टी कुएं की मुंडेर से टकरा गई। पत्थर थोड़ा सा हिला। आवाज तेज नहीं थी, पर चुभने वाली थी। कुछ लोग रुक गए। एक आदमी जो गांव का पुराना था बोला ध्यान से, यह हमारा कुआं है। दक्षिण से आए एक नौजवान ने बिना सोचे जवाब दे दिया, अब हम भी यहीं हैं। बस यहीं से रेखा खींच गई। वाक्य छोटा था, पर उसमें बहुत कुछ था। कुछ लोगों के चेहरे सख्त हो गए। यहीं हो, किसी ने कहा, पर सब कुछ तुम्हारा नहीं। नौजवान चुप हो गया, पर उसकी आंखों में चुभन रह गई। काम फिर शुरू हुआ, पर हवा बदल चुकी थी। शाम को चौपाल पर फिर लोग अपने आप आए। आज दक्षिण वाले भी थे। एक बुजुर्ग जो गांव का था उठा। आज एक बात हुई, उसने कहा, जो छोटी थी पर भारी है। दक्षिण से आए आदमी ने सिर झुका लिया। हम किसी का हक नहीं चाहते, वह बोला, बस जगह चाहते हैं। जगह। दूसरे ने कहा, सीखने से मिलती है, कहने से नहीं। धीरज अब तक चुप था। वह उठा, कुएं की ओर गया, हाथ रखा। यह सिर्फ कुआं नहीं, वह बोला, यह हमारी सीमा है। लोग ध्यान से देख रहे थे। जो यहां काम करता है, धीरज बोला, वह इसकी रक्षा भी करेगा। उसने नौजवान की ओर देखा। और जो यहां रहता है, वह बोला, वह अपने शब्दों को मापेगा। नौजवान ने धीरे से सिर हिलाया। धीरज ने गांव वालों की ओर देखा। और जो घर का है, वह बोला, वह घर को खुला भी रखेगा। कोई ताली नहीं बजी, कोई नाराजगी नहीं फूटी, बस रेखा दिखा दी गई। उस रात लोग थोड़ा देर से सोए। कुछ अपने शब्दों को दोहरा रहे थे, कुछ दूसरों के। दक्षिण से आए लोग एक दूसरे से धीमे बोले, यह अच्छा है। एक ने कहा, सीमा साफ है। दूसरा बोला, हाँ, जब सीमा साफ होती है तो रहना आसान होता है। धीरज अपने घर के बाहर बैठा था। मुनिया ने पूछा, आज तुमने रेखा खींच दी? धीरज ने रेत की ओर देखा। नहीं, वह बोला, मैंने रेखा दिखा दी। रेगिस्तान आज और शांत था, क्योंकि जहां सीमाएं साफ होती हैं वहां टकराव कम होते हैं। और जो गांव सीमाओं को समझ ले, वह बिखरता नहीं। रेगिस्तान में जब कोई परछाई अकेली चलती है तो वह किसी का डर नहीं होती, वह किसी का बोझ होती है। उस दिन दोपहर धीरे ढल रही थी। हवा गर्म थी, पर थकी हुई। गांव अपने काम में था, न बहुत तेज न बहुत धीमा। कुएं के पास काम चल रहा था। दक्षिण से आए लोग और गांव के लोग साथ थे। तभी सीमा की ओर किसी ने हाथ उठाकर इशारा किया, कोई आ रहा है। सबकी नजर उधर गई। रेत के बीच एक आदमी चल रहा था। न ऊंट, न घोड़ा, न कोई साथी। उसकी चाल सीधी नहीं थी, कभी रुकती, कभी बढ़ती। धीरज वहीं था। उसने पहचान लिया। वह वही बुजुर्ग डाकू था, जिसने पहले सबसे ज्यादा बोला था और आखिर में सबसे पहले पीछे हटा था। लोग सहज नहीं थे। कुछ ने अपने बच्चों को पीछे कर लिया, कुछ चुपचाप एक दूसरे के पास आ गए। धीरज ने हाथ उठाया। कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई हथियार नहीं उठा। बुजुर्ग गांव की दहलीज पर रुक गया। उसने भीतर नहीं रखा। मैं अकेला हूं, उसने कहा। उसकी आवाज रेत जैसी सूखी थी। धीरज आगे बढ़ा। अकेलापन यहां मना ही नहीं है, वह बोला। बुजुर्ग ने सिर झुकाया। मैं माफी मांगने नहीं आया, उसने कहा। कुछ लोग चौंके। मैं कुछ छोड़ने आया हूं। उसने अपनी पोटली नीचे रखी। धीरज ने नजर डाली। पोटली खुली नहीं। ये क्या है? धीरज ने पूछा। मेरे जैसे लोगों की आदत, बुजुर्ग बोला। लौट आना। धीरज कुछ पल चुप रहा। क्यों? उसने पूछा। बुजुर्ग ने रेत को देखा। क्योंकि मैं अब चल नहीं पाता, वह बोला। और डाकू ठहर नहीं पाते। गांव में खामोशी और गहरी हो गई। मैं यहां रहना नहीं चाहता, बुजुर्ग बोला। बस इसे यहां छोड़ देना चाहता हूं। धीरज ने पोटली की ओर देखा। खोलो, उसने कहा। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से पोटली खोली।
अंदर कुछ सिक्के थे, कुछ पुराने हथियार और एक कपड़ा। ये हमारी कमाई थी, बुजुर्ग बोला, और ये हमारी गलती। धीरज ने हथियार उठाया, उसे रेत पर रखा। ये यहाँ नहीं रहेगा, वह बोला। उसने सिक्कों की ओर देखा। यह कुएं के पास काम में आएगा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। और मैं? उसने पूछा। धीरज ने उसकी आंखों में देखा। तुम आज यहाँ मेहमान हो, वह बोला। कल रास्ता देखना। बुजुर्ग ने सांस ली, शायद पहली बार हल्की। उसे एक छांव में बैठाया गया, पानी दिया गया। लोग अब भी सतर्क थे, पर डरे नहीं थे। शाम धीरे उतरी। धीरज उस बुजुर्ग के पास बैठा। तुम डरते हो? उसने पूछा। बुजुर्ग ने आसमान की ओर देखा। नहीं, वह बोला। अब खाली हूं। धीरज ने धीमे से कहा, खालीपन सबसे बड़ा मौका होता है। रात गहरी हुई, गांव सो गया, लेकिन एक बात सबके मन में रह गई। जो आदमी कल तक डर था, आज दहलीज पर खड़ा है। और दहलीज हमेशा किसी नए रास्ते की शुरुआत होती है। रेगिस्तान में कहानियां रात को बाहर आती हैं, दिन में वे धूप से डरती हैं। उस रात गांव जल्दी सो गया, पर पूरी तरह नहीं। कुएं के पास दिया जल रहा था, छोटा पर स्थिर। बुजुर्ग उसी दिए के पास बैठा था, पीठ दीवार से लगी, हाथ गोद में। धीरज पास आकर बैठ गया। अगर तुम नहीं बोलना चाहते, उसने कहा, तो जरूरी नहीं। बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। अगर मैं नहीं बोलूं, वह बोला, तो मैं अपने साथ बहुत कुछ ले जाऊंगा। हवा हल्की सी चली, दिए की लौ कांपी, पर बुझी नहीं। हम डाकू ऐसे नहीं बनते, बुजुर्ग बोला। हम रेगिस्तान में धीरे धीरे खो जाते हैं। धीरज कुछ नहीं बोला। पहले हम भी किसी गांव के थे, बुजुर्ग बोला। पानी कम हुआ, काम छूटा, लोग एक दूसरे से पहले दूर हुए, फिर रास्ते से। उसने रेत उठाई। रेगिस्तान सब कुछ छीनता नहीं, वह बोला, वह सिर्फ इंतजार करता है। धीरज ने रेत को देखा। हम लूट इसलिए करते हैं, बुजुर्ग बोला, क्योंकि हम लौटना भूल जाते हैं। लौटना? धीरज ने पूछा। हाँ, वह बोला, जहां से हम खिसके थे। कुछ देर दोनों चुप रहे। दूर किसी बच्चे ने नींद में करवट बदली। तुम हमसे डरे नहीं, बुजुर्ग बोला। यह हमारी सबसे बड़ी हार थी। धीरज ने धीरे से कहा, डर हमें बड़ा नहीं बनाता, समझ बनाती है। बुजुर्ग मुस्कराया, बहुत हल्का। अगर मैं फिर किसी गांव पहुंचा, वह बोला, तो डाकू नहीं बनूंगा। क्या बनोगे? धीरज ने पूछा। बुजुर्ग ने आसमान की ओर देखा। रास्ता? वह बोला, जो दूसरों को लौटने का रास्ता दिखाए। धीरज ने उसकी ओर देखा। रास्ते? वह बोला, तभी बनते हैं जब कोई पहला कदम खुद पीछे ले। रात और गहरी हुई। बुजुर्ग ने आंखें बंद कीं। शायद काफी समय बाद उसे नींद आई। सुबह जब पहली रोशनी उतरी, वह उठ चुका था। उसने पोटली फिर उठाई, अब हल्की थी। धीरज वहां पहुंचा। जा रहे हो? उसने पूछा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हाँ, वह बोला, अब रुकना डर होता है। धीरज ने उसे पानी दिया, रोटी भी। रास्ता कठिन है, धीरज बोला, पर अब साफ है, बुजुर्ग ने कहा। वह दहलीज तक गया, रुका, पीछे मुड़ा। तुम्हारा गांव? उसने कहा। डाकुओं से नहीं बचा, ये डर से बचा। धीरज ने कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग चल पड़ा। उसकी चाल अब सीधी थी। गांव उसे देखता रहा। कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक समझ। कभी कभी किसी का जाना आने से ज्यादा बदलाव लाता है। रेगिस्तान आज बहुत खुला था, जैसे उसने एक बोझ उतार दिया हो। रेगिस्तान में बाहर की दुनिया हमेशा धीमी आवाज में आती है, पर जब आती है तो लंबे समय के लिए ठहर जाती है। बुजुर्ग डाकू गांव से गया था, पर उसकी कहानी यहीं रह गई थी। लोग अब अक्सर उस रात की बात करते, डर के साथ नहीं, सोच के साथ। उसी हफ्ते पहली बार गांव के रास्ते पर कुछ नया दिखा। 3 ऊंट, उन पर कपड़ा लदा हुआ, और साथ में 2 आदमी। उनके कपड़े रेगिस्तान जैसे नहीं थे, रंग थोड़े अलग थे, बोलने का ढंग भी। वे सीधे गांव के भीतर नहीं आए, दहलीज पर रुके। धीरज वहां पहुंचा। हम व्यापारी हैं, एक ने कहा। आवाज में आत्मविश्वास था, डर नहीं। इस रास्ते से पहले कोई नहीं गुजरता था, दूसरे ने कहा। अब नाम सुनाई देता है। धीरज ने कुछ नहीं कहा, बस सुना। हम यहाँ रुकना चाहते हैं, पहला बोला, और सामान बदलना चाहते हैं। लोग पास आ गए। व्यापार रेगिस्तान में अवसर होता है, पर साथ में जोखिम भी। क्या सामान? किसी ने पूछा। व्यापारी ने कपड़ा हटाया, नमक, सूखा अनाज, कुछ औजार। गांव के लोगों की आंखों में चमक आई, पर साथ में सावधानी भी। धीरज ने धीमे से पूछा, रास्ता तुम्हें किसने बताया? व्यापारी कुछ पल रुका। एक आदमी मिला था, वह बोला, अकेला। उसने कहा, यह गांव डर से नहीं चलता। धीरज समझ गया, कहानी आगे बढ़ चुकी थी। शाम तक व्यापारी गांव के बाहर रुके, अंदर नहीं। यह धीरज का ही निर्णय था।
आज सिर्फ देखो, उसने कहा, कल फैसला करेंगे। रात गांव में अलग बेचैनी थी। ये डर की नहीं थी, ये लालच की भी नहीं, ये संभावना की थी। कुछ लोग बात कर रहे थे, अगर व्यापार बढ़ा तो, अगर बाहर के लोग और आए तो, अगर गांव बदल गया तो। धीरज चुप था। मुनिया ने धीमे से पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? धीरज ने आसमान देखा। बाहर की दुनिया दरवाजा खटखटाती है। वह बोला, दरवाजा खोलना या नहीं खोलना इतना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कितना खोलना। सुबह चौपाल पर सभा हुई। व्यापारी बाहर बैठे रहे। धीरज ने लोगों की ओर देखा। यह नया रिश्ता है, वह बोला, और हर रिश्ता सीमा मांगता है। लोग चुप थे। हम व्यापार करेंगे, धीरज बोला, पर ठहराव नहीं देंगे। कुछ लोग हैरान हुए। रात कोई नहीं रुकेगा, वह बोला। पानी नाप में मिलेगा और कोई सौदा कुएं के पास नहीं होगा। यह सख्त था पर स्पष्ट। लोगों ने सिर हिलाया। व्यापारियों को शर्तें बताई गईं। वे मुस्कराए। ठीक है, एक ने कहा, जहां सीमा साफ होती है वहां व्यापार लंबा चलता है। पहली अदला बदली दोपहर तक हुई, न ज्यादा न कम। नमक अनाज के बदले, औजार मिट्टी के बर्तनों के बदले। कोई हड़बड़ी नहीं। शाम होते होते व्यापारी चल पड़े। गांव उन्हें देखता रहा। यह पहली बार था जब बाहर की दुनिया डर बनकर नहीं, सवाल बनकर आई थी। धीरज ने रेत पर कदम रखा। रेत अब भी वही थी, पर उस पर नए निशान थे। ये निशान भागने के नहीं थे, ये जुड़ने के थे। और जुड़ना रेगिस्तान में सबसे बड़ी चतुराई होती है, अगर हाथ में मिट्टी हो और दिल में सीमा। रेगिस्तान में सबसे मुश्किल काम चालाकी नहीं होता, वह सीधे शब्द बोलना होता है। व्यापारी दूसरी बार जल्दी आ गए। इस बार ऊंट ज्यादा थे, सामान भी। नमक के साथ कपड़ा था, औजारों के साथ बीज। गांव के लोगों की नजरें अब पहले से ज्यादा ठहर कर देख रही थीं। पहली बार कुछ लोगों ने अपने काम रोक दिए। आज अच्छा सौदा होगा, किसी ने कहा। आज जरूरत ज्यादा है, दूसरे ने। धीरज यह सब देख रहा था। उसने किसी को टोका नहीं। व्यापारी दहलीज पर रुके। आज हम थोड़ा और अंदर आ सकते हैं? एक ने पूछा। धूप तेज है, दूसरे ने कहा। यह पहली फिसलन थी। धीरज ने धीरे से सिर हिलाया। वह बोला। आवाज नीची थी पर शब्द साफ। व्यापारी हैरान हुए। हम कोई नुकसान नहीं करेंगे, एक बोला। नुकसान, धीरज ने कहा, तभी होता है जब सीमा धुंधली हो जाए। व्यापारी कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराए। ठीक है, उन्होंने कहा। सौदा बाहर ही हुआ, लेकिन आज एक नई बात सामने आई। एक व्यापारी चुपचाप एक घर की ओर मुड़ गया। शायद सिर्फ देखने, शायद सिर्फ पूछने। एक बच्चा उसे देख रहा था। बच्चे ने भागकर अपनी मां को बताया। मां सीधे धीरज के पास आई। धीरज ने कुछ नहीं पूछा। वह खुद उस व्यापारी के पास गया। यहां क्यों? उसने पूछा। व्यापारी झेंपा। बस छाया देखने, उसने कहा। धीरज ने उसकी आंखों में देखा। छाया, वह बोला, यहां घर के साथ आती है, और घर सिर्फ अपने लिए होता है। व्यापारी ने पीछे कदम लिया। कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई आवाज ऊंची नहीं हुई। पर एक बात सबने देख ली, यह गांव सौदा तो करेगा, पर अपने भीतर किसी को बिना पूछे नहीं आने देगा। शाम को चौपाल पर बात हुई। अगर व्यापार बढ़ा, एक ने कहा, तो लोग और आएंगे। धीरज ने सिर हिलाया। आए, वह बोला, पर हम अपने शब्द न बदलें। और अगर वे न माने, धीरज ने धीरे से कहा, तो हम सौदा नहीं करेंगे। यह सबसे कठिन बात थी। कुछ लोग चुप हो गए। भूख, धीरज बोला, हमसे झुकाव मांगती है, पर झुकना हमारे हाथ में है। रात उतरी। आज गांव थोड़ा थका हुआ था, न डर से, न काम से, निर्णय से। मुनिया ने धीमे से कहा, आज तुम कठोर थे। धीरज ने मिट्टी को छुआ। कठोरता, वह बोला, कभी कभी साफ शब्दों में छुपी होती है। रेगिस्तान आज बिल्कुल चुप था, पर उसकी चुप्पी में एक बात साफ थी, जो गांव बाहर की दुनिया से सीधे शब्दों में बात करना सीख ले, उसे चालाकी की जरूरत नहीं पड़ती। और यही धीरज की सबसे बड़ी चतुराई थी। रेगिस्तान में नुकसान अक्सर धीरे धीरे हिसाब मांगता है, और सिद्धांत एक ही बार में। व्यापारी तीसरी बार आए। इस बार चेहरों पर पहचान थी, हाथों में रूटीन। नमक, कपड़ा, बीज। गांव अब इस दृश्य का आदी हो चुका था, पर धीरज नहीं। वह दहलीज के पास खड़ा था, वहीं जहां सीमा दिखाई देती है। व्यापार शुरू हुआ, नाप में, शब्दों में। तभी एक छोटी सी बात हुई। किसी ने देखा, एक व्यापारी घड़े के पास कुछ देर रुक गया है। वह पानी नहीं पी रहा था, बस देख रहा था। फिर उसने घड़े को थोड़ा सा अपनी ओर खींच लिया, बहुत थोड़ा, इतना कि कोई चिल्लाए नहीं, इतना कि कोई नजरअंदाज कर दे। लेकिन एक बूढ़ी आंख देख चुकी थी। वह धीरे धीरे धीरज के पास आई।
सरपंच, उसने कहा, वह नाप से हट रहा है। धीरज ने उधर देखा। व्यापारी अब पीछे हट चुका था, चेहरे पर मुस्कान, जैसे कुछ हुआ ही न हो। धीरज आगे बढ़ा। पानी, उसने कहा, नाप में था। व्यापारी ने कंधे उचका दिए। बस प्यास थी, वह बोला। धीरज ने घड़े की ओर देखा, फिर उस आदमी की ओर। प्यास, वह बोला, नाप नहीं बदलती। भीड़ धीरे धीरे जुटने लगी, कोई शोर नहीं, बस नजरें। व्यापारी ने हंसने की कोशिश की। इतनी सी बात, वह बोला, हम इतना सौदा कर रहे हैं। धीरज ने धीरे से कहा, इतनी सी बात ही सबसे बड़ी होती है। अब वह पल था जहां दो रास्ते थे, एक नजरअंदाज कर देना, दूसरा रोक देना। पहला रास्ता नुकसान बचाता, दूसरा सिद्धांत। धीरज ने पीछे मुड़कर लोगों की ओर देखा। कुछ की आंखों में डर था, अगर व्यापार बंद हो गया तो। कुछ की आंखों में साफी थी, अगर आज छोड़ दिया तो। धीरज ने फैसला जोर से नहीं कहा, उसने सिर्फ एक कदम पीछे लिया। आज कोई सौदा नहीं, वह बोला। एक पल हवा भी रुक गई। व्यापारी चौंके। क्या? एक बोला। एक छोटी सी गलती पर। धीरज ने शांत स्वर में कहा, गलती जब छोटी होती है तभी ठीक की जाती है। और हमारा नुकसान? व्यापारी बोला। धीरज ने उसकी आंखों में देखा। नुकसान, वह बोला, आज तुम्हारा है, कल हमारा नहीं होगा। व्यापारी आपस में फुसफुसाए, फिर सामान समेटने लगे। कुछ गांव वालों के चेहरे उतर गए। आज नमक नहीं मिलेगा, किसी ने कहा। धीरज ने उसकी ओर देखा। आज नमक नहीं, वह बोला, पर आज जमीन बची है। व्यापारी चल पड़े। रेत पर उनके निशान धीरे धीरे लंबे होते गए। शाम गांव में अजीब थी, किसी ने धीरज को टोका नहीं, पर कुछ ने उससे नजर भी नहीं मिलाई। मुनिया ने रोटी रखते हुए कहा, आज भूख थोड़ी ज्यादा है। धीरज ने मुस्कुराने की कोशिश नहीं की। भूख, वह बोला, आज शरीर की है, कल अगर नजर झुक जाती तो आत्मा की होती। रात उतरी। गांव आज थोड़ा सा खाली लगा, पर उस खालीपन में एक सीधापन था। रेगिस्तान आज बहुत साफ था, जैसे उसने एक रेखा और गहरी खींच दी हो। और जो सिद्धांत के सामने नुकसान चुन ले, वह आखिरकार सब खो देता है। पर जो नुकसान के सामने सिद्धांत चुन ले, वह खुद को बचा लेता है। रेगिस्तान में कोई भी कदम अकेला नहीं चलता, हर कदम अपने पीछे रेत को हिलाता है। व्यापारी उस दिन चले गए थे। उनके ऊंट रेत पर लंबी परछाइयां छोड़ते हुए दूर होते गए थे। गांव उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वे धूप में घुल नहीं गए। उसके बाद एक खालीपन रह गया, न आवाज का, न लोगों का, एक भरोसे का जो अभी अभी परीक्षा से गुजरा था। अगली सुबह गांव थोड़ा अलग जागा। कुएं पर कम लोग थे, घड़ों की आवाज कम थी। किसी ने धीरे से कहा, आज नमक नहीं है। किसी और ने उत्तर दिया, आज जुबान सीधी है। ये बातें एक दूसरे से टकरा नहीं रही थीं, वे साथ साथ चल रही थीं। धीरज अपने काम में लगा था। उसने किसी को समझाने की कोशिश नहीं की। वह जानता था, जो फैसला दिल से लिया गया हो, उसका असर वक्त खुद समझाता है। दोपहर के समय गांव के बाहर फिर हलचल हुई। इस बार व्यापारी नहीं थे, दो आदमी थे, साधारण कपड़े, कोई सामान नहीं। वे दहलीज पर रुके। धीरज वहां पहुंचा। हम उस कारवां से हैं, एक ने कहा, जो कल लौटा। धीरज चुप रहा। उन्होंने हमसे कहा, दूसरा बोला, कि यह गांव छोटी चोरी पर बड़ा सौदा छोड़ देता है। गांव के कुछ लोग सांस रोके सुन रहे थे। हम यह देखने आए हैं, पहला बोला, कि यह बात सच है या नहीं। धीरज ने धीरे से कहा, यह हमारा तरीका है। आदमी कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर एक ने हंसते हुए कहा, अच्छा तरीका है। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, पानी पिया, धन्यवाद कहा और चल पड़े। शाम तक यह बात और आगे बढ़ चुकी थी। रेगिस्तान में खबरें तेज नहीं चलती, पर वे रुकती भी नहीं। अगले दिन एक और कारवां आया। इस बार कम सामान था, पर चेहरों पर सम्मान था। हम यहाँ रुकना नहीं चाहते, उन्होंने कहा, बस सौदा करना चाहते हैं, नाप में। धीरज ने सिर हिलाया। सौदा हुआ, शांत, साफ। गांव के लोग यह सब देख रहे थे। कल जो डर था अगर कोई ना आया तो, आज एक नई समझ में बदल रहा था, जो आएगा ठीक आएगा। रात को चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। आज धीरज बीच में नहीं बैठा। एक युवक उठा। कल मैं नाराज था, उसने कहा, आज समझ आया। एक बूढ़ा बोला, अगर हम कल झुक जाते तो आज और झुकते। धीरज ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं थी, वह भरोसे की आदत बन चुकी थी। मुनिया ने रात को धीमे से पूछा, आज मन हल्का है। धीरज ने रेत को हथेली से फिसलते देखा। हाँ, वह बोला, क्योंकि आज हम अपने शब्दों के वजन पर खड़े हैं। रेगिस्तान आज और फैल गया था।
जैसे उसने गांव के लिए थोड़ी और जगह बना दी हो। क्योंकि जब कोई गांव नुकसान सहकर भी अपने सिद्धांत पर खड़ा रहता है तो दूर की दुनिया उसे पहचान लेती है, और पहचान रेगिस्तान में सबसे कीमती चीज होती है। रेगिस्तान में कुछ परछाइयां कभी पूरी तरह जाती नहीं, वे धूप बदलते ही फिर उभर आती हैं। उस दिन दोपहर अचानक भारी हो गई। हवा जो अब तक सीधी चल रही थी एक पल को रुक गई, रेत जैसे सुनने लगी। गांव के बाहर एक बच्चे ने सबसे पहले देखा। उधर कुछ है, उसने कहा। सबने उसी दिशा में नजर डाली। दूर रेत के ऊपर धुंध सी हिल रही थी, न साफ आदमी न साफ ऊंट, बस एक एहसास परछाइन। गांव में कोई शोर नहीं मचा। यह सबसे बड़ा बदलाव था। पहले ऐसी धुंध दिल में दहशत भर देती थी, आज वह सवाल बनकर खड़ी थी। धीरज वहां पहुंचा। उसने आंखों पर हाथ रखा। देखा डाकू? किसी ने पूछा। धीरज ने सिर हिलाया। नहीं, वह बोला। डाकू इतनी जल्दी लौटते नहीं। तो कोई हमें परख रहा है। यह बात किसी को सुकून नहीं देती, पर डर भी नहीं देती। शाम ढलने लगी। धुंध अब थोड़ी साफ थी। 3-4 आदमी दूर ही, न पास आते न पूरी तरह लौटते। गांव आज पहली बार खुद अपनी तैयारी देख रहा था। कोई कुएं की ओर गया, कोई रास्तों पर नजर रखने लगा। यह धीरज का आदेश नहीं था, यह आदत बन चुकी समझ थी। रात उतरी, दिए जले, न कम न ज्यादा। लोग अपने घरों में थे, पर जागते हुए। धीरज चौपाल पर बैठा था। मुनिया पास आई। आज पुरानी रात लौट आई, उसने कहा। धीरज ने धीमे से उत्तर दिया, नहीं, आज हम लौट आए हैं। आधी रात के बाद एक आवाज आई, पत्थर के सरकने की, बहुत हल्की। पहले ऐसी आवाज सांस रोक देती थी, आज लोग बस और ध्यान से सुनने लगे। धीरज उठा। अकेला नहीं, 2 और आदमी उसके साथ खड़े हो गए। किसी ने लाठी नहीं उठाई, किसी ने चीख नहीं लगाई। वे बस गांव की सीमा तक गए। वहां एक आदमी खड़ा था, अकेला। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई, आंखें इधर उधर। रुको, धीरज ने कहा। आदमी रुक गया। कौन हो? आदमी ने कुछ पल सोचा। मैं खबर लाया हूं, वह बोला। इसके लिए? तुम्हारे लिए। धीरज ने इशारा किया। कहो। दूर पश्चिम में कुछ लोग फिर से जुट रहे हैं, आदमी बोला। वे तुम्हारे गांव का नाम ले रहे हैं। किसी ने पीछे से धीमे से पूछा, कितने? पता नहीं, आदमी बोला, पर नाम भारी है। धीरज ने सिर झुकाया। नाम हमने कमाया है, वह बोला। अब वह हमारी जिम्मेदारी है। मैं यही बताने आया था, आदमी बोला। धीरज ने उसे पानी दिया। और अब? आदमी ने पूछा। अब तुम आराम करो, धीरज बोला। खबर पहुंच गई। आदमी चला गया। रात फिर शांत हो गई, लेकिन यह शांति अंधी नहीं थी, यह जागी हुई शांति थी। सुबह गांव सामान्य नहीं जागा, पर घबराया भी नहीं। लोग चौपाल पर अपने आप इकट्ठा हुए। धीरज बीच में नहीं बैठा। एक युवक बोला, अगर वे सच में आए। दूसरा बोला, तो हम पहले जैसे नहीं हैं। तीसरे ने कहा, अब हम एक दूसरे को जानते हैं। धीरज ने धीरे से कहा, परछाई लौट सकती है, डर नहीं। रेगिस्तान आज फिर वैसा ही था, खुला, निर्दयी नहीं। क्योंकि जो गांव अपनी परछाइयों को पहचान ले वह अंधेरे से हारता नहीं। रेगिस्तान में परछाइयां तभी साफ होती हैं जब धूप सीधे माथे पर आती है। अगली सुबह हवा जल्दी चली, रेत ऊपर उठी, फिर बैठ गई। यह संकेत था। दूर जो धुंध थी अब रूप ले रही थी। 5 आदमी, 6 ऊंट और एक चाल जो छुपी नहीं थी। वे सीधे आ रहे थे, न घूमकर न रुककर। गांव ने यह देखा। किसी ने चीख नहीं मारी, किसी ने भागने को नहीं कहा। यह सबसे बड़ा बदलाव था। धीरज चौपाल पर नहीं बैठा, वह गांव की सीमा पर खड़ा था। उसके साथ कोई भी हथियार लेकर नहीं था, सिर्फ आंखें थीं और समझ। आदमी पास आए, उनके चेहरे अब साफ दिख रहे थे। ये वही पुराने डाकू नहीं थे, पर उसी मिट्टी के थे। एक आगे आया। हम लूटने नहीं आए, उसने कहा। धीरज ने उसकी आंखों में देखा। तब क्यों आए हो? सुनने, वह बोला। तुम्हारे बारे में। धीरज ने सिर हिलाया। सुनना अंदर से होता है, वह बोला, बाहर से सिर्फ आवाज आती है। आदमी थोड़ा झेंपा। हम यह जानना चाहते हैं, उसने कहा, कि तुम क्यों नहीं डरते। धीरज ने पीछे गांव की ओर देखा। क्योंकि डर हम अकेले नहीं उठाते, वह बोला। और अगर हम ज्यादा हों? दूसरे ने पूछा। धीरज ने रेत उठाई। रेत, वह बोला, तब तक रेत रहती है जब तक वह एक दूसरे को पकड़े रहती है। आदमी हंसे नहीं, वे समझने की कोशिश कर रहे थे। हम यह रास्ता इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहले ने कहा। किस लिए? अपने काम के लिए। धीरज ने धीमे से कहा, रास्ता सबका है, पर नियत नहीं। यह सीधा वार था। एक आदमी पीछे हटा। अगर हम बिना नुकसान जाए। धीरज ने आसमान की ओर देखा। तो जाओ, वह बोला,
पर याद रखो, जो यहाँ से सीधा जाता है वह फिर टेढ़ा होकर लौट नहीं पाता। कुछ पल खामोशी रही, फिर एक आदमी आगे आया। हम सोचेंगे, उसने कहा। धीरज ने सिर हिलाया। सोचना सबसे अच्छी शुरुआत। वे मुड़े। गांव उन्हें देखता रहा। कोई पीछा नहीं किया, कोई ताली नहीं बजाई, बस एक ठहराव था। शाम धीरे उतरी। गांव अब अपने आप इकट्ठा हुआ। वे लौटेंगे? किसी ने पूछा। धीरज ने धीमे से कहा, लौटेंगे, पर जैसे आए थे वैसे नहीं। और अगर न माने? धीरज ने लोगों की ओर देखा। तो हम पहले जैसे नहीं हैं। यह धमकी नहीं थी, यह याद दिलाना था। रात उतरी। आज नींद धीरे आई, पर गहरी थी, क्योंकि डर अब अनजान नहीं था, वह पहचाना हुआ था। रेगिस्तान आज और शांत था, जैसे उसने आखिरी परीक्षा की तैयारी देख ली हो। रेगिस्तान में कुछ नियम लिखे नहीं जाते, वे जिए जाते हैं। पिछली शाम जो लोग सीमा से लौटे थे, वे रात भर रेत में चलते रहे। उनके ऊंट धीमे थे, पर कदम हल्के नहीं थे। वे सोच रहे थे। गांव यह जानता था। सुबह जब धूप धीरे धीरे मिट्टी की दीवारों पर उतरी तो गांव जाग चुका था। कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई डर नहीं था। लोग अपने काम में लगे थे, पर सबकी नजर रेत के उस पार थी। दोपहर से पहले वे फिर दिखे। इस बार ऊंट कम थे, लोग भी 4 आदमी। कोई हथियार नजर नहीं आ रहा था। वे दहलीज पर रुके। ये उनकी पहली साफ समझ थी। धीरज वहां पहुंचा। उसके साथ गांव के लोग अपने आप आ गए। कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई पीछे नहीं हटा। एक आदमी आगे आया। हम रास्ता चाहते हैं, उसने कहा। और पानी? धीरज ने धीरे से पूछा, किस कीमत पर? आदमी कुछ पल चुप रहा। कोई नुकसान नहीं, वह बोला। कोई डर नहीं। धीरज ने लोगों की ओर देखा। आज उसने किसी से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि सवाल अब सबके भीतर तैयार थे। धीरज ने रेत उठाई, हथेली में। रेगिस्तान, वह बोला। किसी को रोकता नहीं, पर वह सब याद रखता है। उसने रेत को जमीन पर छोड़ दिया। रास्ता मिलेगा, वह बोला। पानी नाप में मिलेगा। आदमी ने सिर हिलाया। और अगर किसी ने नियम तोड़ा? धीरज ने शांत स्वर में कहा, तो रास्ता यहीं खत्म हो जाएगा। कोई चीख नहीं थी, कोई धमकी नहीं थी, बस स्पष्टता थी। आदमी पीछे हटा। उसने अपने साथियों की ओर देखा। फिर सबने सिर झुकाया। हमें यह मंजूर है, वह बोला। गांव आज पहली बार निश्चिंत नहीं, पर स्थिर था। उन्हें पानी दिया गया, नाप में। रास्ता दिखाया गया। सीधे वे चल पड़े। उनके जाते ही कोई जश्न नहीं हुआ, क्योंकि यह जीत नहीं थी, यह नियम था। शाम धीरे उतरी। गांव अपने काम में लौट आया। धीरज चौपाल पर नहीं बैठा, वह अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। मुनिया उसके पास आई। आज सब खत्म हो गया? उसने पूछा। धीरज ने आसमान देखा। नहीं, वह बोला। आज सब शुरू हुआ है। क्या? ऐसा गांव जहां डर फैसला नहीं करता। रात गहरी हुई। मिट्टी की दीवारों से सौंधी खुशबू फिर उठी। खप्पड़ों पर हवा चली। ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान कुछ देर के लिए ठहर गया हो। सुबह जब पहली रोशनी उतरी तो गांव वैसा ही था, पर कुछ बदला हुआ था। अब यह गांव किसी सरपंच की चतुराई पर नहीं टिका था, यह हर आदमी की समझ पर खड़ा था। धीरज सरपंच था, पर अब जरूरी नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। रेगिस्तान में आज एक नया नियम चल पड़ा था। जो डर लेकर आएगा वह रुकेगा नहीं, और जो समझ लेकर आएगा उसके लिए रास्ता हमेशा रहेगा। हवा धीमी चली, रेत शांत रही। रेगिस्तान में अंत कभी एक दिन में समझ नहीं आता, वह धीरे धीरे आदत बनता है। नया नियम चल पड़ा था, पर नियम कागज नहीं होते, वे लोगों के भीतर अपनी जगह ढूंढते हैं। पहले हफ्ते सब कुछ शांत रहा। रास्ता जैसा तय हुआ था वैसा ही चला। कुछ लोग आए, पानी लिया नाप में, और चले गए। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई नहीं, लेकिन शांति का एक दूसरा चेहरा भी होता है, खाली समय। अब गांव के लोगों के पास सोचने का समय था, और सोचना हमेशा आरामदेह नहीं होता। एक शाम चौपाल पर कुछ लोग अपने आप इकट्ठा हुए। धीरज वहां नहीं था, यही सबसे बड़ा फर्क था। अब कोई डर नहीं, एक ने कहा। पर अब दिशा भी नहीं लगती, दूसरे ने। तीसरा चुप रहा, वह रेत को पैर से घुमा रहा था। पहले सब कुछ सरपंच पर छोड़ देते थे, उसने कहा। अब हर बात हमारी है। ये बात भारी थी। धीरज दूर अपने घर के बाहर बैठा था। उसने इन आवाजों को सुना, पर वह वहां नहीं गया, क्योंकि अब यह उसकी परीक्षा नहीं थी, यह गांव की थी। अगले दिन एक छोटी सी बात बड़ी बन गई। कुएं के पास 2 लोग उलझ गए। कोई डाकू नहीं था, कोई बाहरी नहीं था, बस अपना अपना हक थोड़ा ज्यादा लग रहा था। लोग इकट्ठा हुए। किसी ने धीरज को बुलाने की बात की, पर कोई गया नहीं।
और यही नई शुरुआत थी। दोनों को बीच में बैठाया गया, पानी नापा गया, पुराना हिसाब निकाला गया। आखिर में एक ने धीरे से कहा, गलती मेरी भी थी। दूसरे ने सिर झुका लिया। धीरज यह सब दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व नहीं था, सुकून था। शाम को मुनिया ने पूछा, आज तुम बीच में नहीं गए? धीरज ने धीमे से कहा, अगर आज भी मैं जाता तो कल वे खुद नहीं जाते। रात धीरे उतरी। मिट्टी की दीवारों से फिर सौंधी खुशबू उठी, पर आज उस खुशबू में डर नहीं था, उसमें जिम्मेदारी थी। रेगिस्तान आज चुप नहीं था। वह देख रहा था क्या यह गांव अपने नियम खुद ढो सकता है, और गांव धीरे धीरे सीख रहा था रेगिस्तान में हिम्मत सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं होती, कभी कभी वह पीछे हटने में होती है। नए नियम को अब कुछ दिन हो चुके थे। गांव चल रहा था धीरे पर अपने पैरों पर। धीरज अब कम दिखता था। वह कुएं के पास नहीं खड़ा रहता, चौपाल पर बीच में नहीं बैठता। वह उसी तरह काम करता था जैसे कोई और मिट्टी उठाता, दीवार जोड़ता, छप्पर ठीक करता। कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। सरपंच अब दिखता नहीं, एक ने कहा। अगर कोई बड़ा फैसला आया तो? दूसरे ने पूछा। यह सवाल हवा में तैरने लगा। उसी समय एक कठिन बात सामने आई। व्यापारियों का एक नया दल आया। वे पहले जैसे नहीं थे। उनके पास सामान ज्यादा था और बोलने में मीठापन। हम लंबा रिश्ता चाहते हैं, उन्होंने कहा। यहीं रुककर काम करना चाहते हैं। यह नया था। गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ बोले अवसर है, कुछ बोले खतरा है। सबकी नजर अनजाने में धीरज की ओर गई। वह वहीं बैठा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। यह सबसे कठिन पल था। एक बूढ़ा उठा। पहले ऐसे मौके पर हम सरपंच को देखते थे, उसने कहा। आज वह कुछ नहीं बोल रहा। धीरज ने सिर उठाया, क्योंकि वह बोला, यह तुम्हारा फैसला है, गलत हुआ तो? किसी ने पूछा। धीरज ने धीरे से कहा, तो तुम उसे ठीक भी करोगे। बहस लंबी चली। कोई चिल्लाया नहीं, कोई भागा नहीं। आखिर में एक समझ बनी। व्यापारी रुकेंगे नहीं, पर हर बार नाप और नियम उसी तरह रहेंगे। गांव ने खुद यह फैसला लिया। व्यापारी मान गए। शाम ढलते ढलते सब थक चुके थे। धीरज अकेला चारपाई पर बैठा था। मुनिया ने पूछा, आज तुम्हें बुरा लगा? धीरज ने आसमान देखा। नहीं, वह बोला, आज मुझे डर लगा। किस बात का? इस बात का कि अगर मैं अब भी जरूरी रह गया तो हम कुछ नहीं सीखे। रात गहरी हुई। आज तारे ज्यादा थे। गांव सोया, पर उस नींद में किसी एक नाम का सहारा नहीं था, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। रेगिस्तान आज मुस्कराया नहीं, पर उसने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि अब यह गांव बिना किसी एक आदमी के खड़ा रह सकता था। रेगिस्तान में चुप्पी कभी खाली नहीं होती। वह जो कहा नहीं गया उसे अपने भीतर समेटे रहती है। उस दिन सुबह सामान्य थी, पर हवा थोड़ी तनी हुई थी। गांव अपने काम में लगा था, पर बातें आज थोड़ी तेज थीं। व्यापारियों का दल फिर आया था। इस बार उनके साथ एक नई मांग थी। हम अपने ऊंट रात भर यहीं बांधना चाहते हैं, उन्होंने कहा। बाहर हवा खराब है। ये पहले तय नियमों से बाहर था। गांव फिर दो हिस्सों में बंट गया। बस एक रात। कुछ बोले, यहीं से शुरुआत होती है, दूसरे बोले। सबकी नजर फिर धीरज पर गई। वह वहीं खड़ा था, पास ही, पर उसकी आंखें जमीन पर थीं। कोई उसका नाम लेना चाहता था, पर किसी ने लिया नहीं। यह नई आदत थी। बहस बढ़ी। एक युवक तेज बोला, अगर सरपंच होता तो यह साफ कर देता। यह वाक्य हवा में टकरा गया। सब चुप हो गए। धीरज ने सिर उठाया। सबको लगा अब वह बोलेगा, पर वह नहीं बोला। वह बस एक कदम पीछे हट गया। यह चुप्पी कठिन थी, किसी के लिए गुस्से वाली, किसी के लिए डरावनी, पर यही उसकी कीमत थी। एक बूढ़ी औरत उठी। हम यहाँ डर से नहीं रहते, उसने कहा, और हम नियम भी डर से नहीं तोड़ते। एक और आदमी बोला, अगर आज रात दी तो कल दिन मांगेंगे। धीरे धीरे बहस अपने आप साफ होने लगी। व्यापारी देख रहे थे, वे कुछ नहीं बोल रहे थे। अंत में एक युवक आगे आया। नहीं, उसने कहा। रात नहीं। आवाज कांपी, पर शब्द सीधे थे। व्यापारी कुछ पल चुप रहे, फिर सिर हिलाया। ठीक है, उन्होंने कहा, हम बाहर ही रुकेंगे। वे चल पड़े। गांव उन्हें देखता रहा। कोई जश्न नहीं, कोई तालियां नहीं, बस एक भारी सुकून। धीरज अब भी चुप था। शाम को मुनिया उसके पास आई। आज तुम कुछ नहीं बोले, उसने कहा। धीरज ने धीमे से उत्तर दिया, आज अगर मैं बोल देता तो उनकी आवाज कभी खुद की न बनती। रात धीरे उतरी। मिट्टी की दीवारें ठंडी थीं, खप्पर हवा में सरसराए। गांव आज एक पल के लिए रुक गया था, और उसी रुकने में उसने सीख लिया, हर समस्या आवाज नहीं मांगती,
कुछ सिर्फ जगह मांगती हैं। रेगिस्तान आज बहुत शांत था, जैसे वह इस चुप्पी को याद रखेगा, क्योंकि जिस गांव की चुप्पी फैसला कर ले उसे कोई आवाज हिला नहीं पाती। रेगिस्तान में कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे चलना छोड़ देती हैं। उस सुबह गांव बहुत साधारण जागा, न कोई खबर, न कोई परछाई, न कोई मांग। सूरज मिट्टी की दीवारों पर वैसे ही चढ़ा जैसे सालों से चढ़ता आया था। खप्परों से सोंधी खुशबू उठी, ऐसी खुशबू जो किसी जीत की नहीं, किसी डर के जाने की नहीं, बस जीवन के चलते रहने की होती है। धीरज उस दिन सबसे पहले कुएं के पास नहीं गया। वह गांव की आखिरी गली में गया, वहां जहां नए और पुराने घर आपस में मिले हुए थे। एक बूढ़ा दीवार ठीक कर रहा था, एक जवान उसकी मदद कर रहा था। कोई सरपंच नहीं कह रहा था, कोई आदेश नहीं दे रहा था, काम अपने आप चल रहा था। धीरज कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से चल पड़ा। चौपाल पर आज भी लोग इकट्ठा थे, पर किसी इंतजार में नहीं। कोई रास्ते की बात कर रहा था, कोई पानी की, कोई आने वाले मौसम की। एक बच्चा बीच में खेल रहा था, कोई उसे डांट नहीं रहा था, क्योंकि यह चौपाल अब डर से नहीं, जीवन से भरी थी। धीरज एक किनारे बैठ गया। किसी ने उसकी ओर देखा, फिर बात जारी रखी। यही सबसे बड़ी बात थी। शाम को मुनिया उसके पास आई। आज तुम अलग लग रहे हो, उसने कहा। धीरज ने आसमान देखा। आज तारे जल्दी दिख रहे थे। आज वह बोला, मैं हल्का हूं। क्यों? क्योंकि आज अगर मैं यह गांव छोड़ भी दूं तो यह खड़ा रहेगा। मुनिया चुप रही। उस चुप्पी में डर नहीं था, सहमति थी। रात धीरे उतरी। रेगिस्तान आज न कठोर था, न उदार। वह बस मौजूद था, जैसे वह कह रहा हो, अब तुम मुझे समझ चुके हो। गांव सोया, न पहरे में, न आशंका में, सिर्फ आदत में। सुबह जब कोई बाहर से आएगा तो उसे सरपंच नहीं मिलेगा, उसे एक गांव मिलेगा। ऐसा गांव जहां नियम किसी डर से नहीं, समझ से चलते हैं, जहां डाकुओं का आतंक कहानियों में रह गया है और सरपंच की चतुराई लोगों की आदत बन गई। रेत अब भी उड़ती है, हवा अब भी कठोर है, पर उसके बीच एक गांव अपनी ही लय में जी रहा है। और यही इस कहानी का अंत नहीं, ठहराव है, क्योंकि जहां समझ जीवन बन जाए, वहां कहानियां खत्म नहीं होती, वे चुपचाप चलती रहती हैं।